नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोहंती, राघव, मुकुंद, पूर्वी, दिव्या, हर्ष, राधे राधे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार सुबह की। और बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। चलें बच्चा? हाँ सर जी, चलो। तो नहाए या नहीं नहाए? उम्मीद है कि नहा लिए होंगे। और इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप खुश तो हो ना? कहीं आप थोड़ा दुखी दुखी से, परेशान परेशान से वैसे तो नहीं रहते हैं ना? कभी नहीं रहना चाहिए बाबू मेरे ऐसा। और आइए मैं आपको बता दूं कि कल हमने क्या क्या गुल खिला रखे थे। थोड़ा सा उसको देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? यस। उद्देश्य सिंह, हम तो सर जी बहुत खुश हैं। हम तो सर क्लास नोटिंग नहीं आई ड्राइव पर, मैं देख लूंगा, आगे होगी आई थिंक सो। एक बार रिफ्रेश करिएगा। चलो जी। तो कल हमने देखा था कि अगर इंडिया के बाहर से आप इंडिया में लेकर आते हो तो इस इंपोर्ट बन जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी की बात करते हैं जो अलग अलग नामों से हो सकती है। फिर यहां से इंडिया के बाहर लेकर जाते हैं तो एक्सपोर्ट बन जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी की बातें करी जाती हैं। बैकग्राउंड की हमने बात करी। पहले अलग अलग एक्ट हुआ करते थे। एज ऑफ नाउ कस्टम एक्ट 1962 है और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है। कस्टम एक्ट 1962 के अंदर तमाम प्रकार के लीगल प्रोविजंस दे रखे हैं, जबकि कस्टम टैरिफ एक्ट में दो तरह की बातें हैं। पहला, रेट्स दे रखे हैं। दूसरा, जो भी आपकी अदर एडिशनल ड्यूटीज हैं, यानी बीसीडी को छोड़कर बाकी जो कस्टम ड्यूटी के रूप हैं, सीवीडी, सब्सिडाइज्ड ड्यूटी ऑन आर्टिकल, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सभी लगाई जाती हैं, लेवी की जाती हैं, इंपोज की जाती हैं कस्टम टैरिफ एक्ट के द्वारा। बस इतना सा काम है कस्टम टैरिफ एक्ट का, अदरवाइज सारा काम आपका कस्टम एक्ट का ही है। फिर रेट्स की बात की थी। फर्स्ट शेड्यूल में इंपोर्ट ड्यूटी के, सेकंड में आपके एक्सपोर्ट ड्यूटी के। फर्स्ट में दो तरह के रेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड होता है और एक आपका प्रिफरेंशियल होता है। प्रिफरेंशियल तब लगता है जब मोस्ट फेवर्ड नेशन से गुड्स आपका आ रहा हो और उसमें आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंडियन कस्टम पोर्ट पर अवेलेबल करवा रहे हों। कस्टम लॉ का ऑब्जेक्टिव डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना या इकोनॉमी को मैनेज करना, इसको इस रूप में देखा जा सकता है। साथ में रेवेन्यू कलेक्ट करना तो है ही है, खैर अदरवाइज देश कैसे चलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना इनकी कैटेगरी में आता है। फिर बताया था कि भाई ये जो इंपोर्ट ड्यूटी के रेट्स हैं वो कस्टम टैरिफ एक्ट्स के अंदर कैसे कैसे दिए हुए होते हैं। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN के नाम से जानते हैं। कोडिंग सिस्टम होता है, 8 डिजिट का कोड होता है। फिर हमने देखा मोड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, जल, थल और वायु करके। फिर इस मेजरमेंट की बात हुई। 12 नॉटिकल माइल तक TWI है। उसके 12 नॉटिकल माइल से लेके आगे तक का जो 188 किलोमीटर, 188 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, इसे यहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहा जाता है। और इसकी रेलिवेंसी कस्टम में इसलिए है कि इस एरिया में अगर कोई ऑयल रिग्स पाया जाता है तो उसे डीम्ड इंडिया करार दिया जाता है और प्रोविजंस अकॉर्डिंगली अप्लाई किए जाते हैं। फिर यहां पर आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक लाइसेंस ये होता है। FOB वैल्यू क्या है, ओरिजिन पोर्ट पर लोडिंग के बाद की वैल्यू जब गुड्स कन्वेंस में है। CIF वैल्यू क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट पर जब गुड्स कन्वेंस में है, अर्थात अनलोडिंग से पहले तक की जो वैल्यू है उसे CIF बोलते हैं। और इन्हीं वैल्यूज से बनते हैं आपके FOB और CIF कॉन्ट्रैक्ट।
फिर थोड़ी सी यहाँ हमने प्रैक्टिस अपनी कर ली थी। फिर आया था बिल ऑफ लीडिंग। ये एक प्रकार का डिलीवरी डॉक्यूमेंट होता है कि डिलीवरी सही हाथों में दी जा रही है, उसके लिए एक एश्योरेंस होती है जो ट्रांसपोर्टर है उसके द्वारा बनाया जाता है। 3 कॉपीज में से बनाते हैं। 3 कॉपीज में से 2 कॉपी दे दी जाती हैं सेंडर को, कंसाइनर को, और 1 कॉपी वो अपने पास में रख लेता है। सेंडर 2 में से 1 कॉपी पकड़ा देगा अपने रेसिपिएंट को, रिसीवर को, इंपोर्टर को, जिसके आधार पर इंपोर्टर अपने कंट्री में कस्टम डिपार्टमेंट पे बिल ऑफ लीडिंग की कॉपी दिखाकर अपने गुड्स को वहां छुड़ाकर ले जाता है। अगर हम बात करें समंदर के केस में तो बिल ऑफ लीडिंग शब्द आता है, और अगर यही डॉक्यूमेंट की बात हवाई जहाज के संबंध में करें तो एयरवे बिल इसका नाम आ जाता है। ओए भाई साहब इधर सीधे बैठो। और उसके बाद फिर हम अगर लैंड रूट की बात करें तो वहां पर इसे हम डिलीवरी ऑर्डर के नाम से जानते हैं। फिर यहां पर और बात निकल के आई कि भाई जब इंडिया के बाहर से आते हैं तो पहला डॉक्यूमेंट तो पड़ता है बिल ऑफ लीडिंग वाला। फिर अगला डॉक्यूमेंट एक पड़ता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट का। इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या है? कौन हो, कहां से आ रहे हो और कब तक आ रहे हो, ये जो जानकारी होती है इंपोर्ट मैनिफेस्ट में होती है, क्योंकि हमें अपने घर की सुरक्षा भी देखनी है और ट्रैफिक को भी मैनेज करना है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर यही बात की जाती कि भाई कौन हो, कहां से आ रहे हो, कब तक आ रहे हो, क्या ला रहे हो, तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर करी जाती हैं। तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट, जो देनी होती है आने से पहले। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है। एंड उसके बाद मेरे कबूतर, अगर यही हम व्हीकल के संबंध में बात करके चलें तो ये देनी होती है 12 घंटे के अंदर, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर है वो इलेक्ट्रॉनिकली इसे सबमिट नहीं कर सकता। और आगे हमने देखा कि जब गुड्स आपका आ जाता है तो वहां पर इंपोर्टर बाबू आएंगे, दूल्हे राजा आएंगे और आकर यहां बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे अलोंग विद बिल ऑफ लीडिंग एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट, और अपने गुड्स को यहां से छुड़ाकर ले जाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी जमा करके। ये जो पूरी फिल्म है, जो कहानी है, 5 व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें इंपोर्टर आता है, ट्रांसपोर्टर आता है, साथ में लीगल एस्पेक्ट चेक करने के लिए आपका कस्टम अधिकारी आएगा, तमाम प्रकार का पोर्ट संबंधी जो कार्य होता है लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग का, उसे कस्टोडियन संभालता है। एंड अगर आप अपने गुड्स को वेयरहाउस में रखना चाहते हो तो वेयरहाउस कीपर का भी यहां पर रोल आ जाता है। ठीक है, तो जब इंपोर्टर को ये देखना होगा कि इनमें से चारों का या कम का एज एप्लीकेबल उनका पेट भर गया है या नहीं, इनको संतुष्ट करने के बाद ही वो यहां से बाहर निकल कर आ सकता है, अपने गुड्स को ला सकता है। और ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट ड्यूटी की बात तभी की जाती है जब गुड्स इनके चंगुल से बाहर निकल जाता है या निकल रहा होता है। जब तक गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट की कस्टडी में रहता है तब तक कोई किसी प्रकार की ड्यूटी की बात नहीं हो सकती है। जब बाहर निकलेगा, बाहर मुंह दिखाएगा, तो ही हम बात करके चलेंगे। ठीक है जी, ओके सर जी, यस। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के यहां पर आइएगा। अब हम प्रोसीजरल पार्ट में आ रहे हैं। ये आपका चल रहा है साहब, लाइक ओवरव्यू चल रहा है। पहले एक माइंडसेट में आपका कर देता हूं। तो 5 व्यक्तियों का दिमाग में रहेगा, हाँ सर जी। और जो इसका ज्योग्राफिकल, अगर मैं कस्टम का भूगोल आपको बताऊं, भूगोल, हाँ ठीक है, इसका जो भूगोल बताऊं वो बस इतना ही सही तो है मालिक, कि यहां से लेकर यहां तक बस मैं इसी रेंज में रहूंगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं कसम खाता हूं। इंपोर्टर का प्रीमिसेस होगा तो यहां पर क्या कम्युनिकेशन होती है, यहां से यहां तक क्या कम्युनिकेशन होती है, और यहां पोर्ट पर क्या होता है। 3 पड़ाव आ गए। पहला पड़ाव ये वाला आ गया, दूसरा पड़ाव यहां होगा और तीसरा पड़ाव यहां होगा कि इनकी क्या कम्युनिकेशन हो रही है। 3 पड़ाव, 5 व्यक्ति, और ये इसका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी आ जाती है। तो अब क्या कह रहे हैं सुनिए जरा बात को। थोड़ा रफ वर्क इस्तेमाल कर लूं। रफ वर्क मतलब मैं लिख के मिटा दूंगा। तो सपोज कीजिए यहां पर ये हमारा भारतवर्ष है और इंडिया के बाहर से कोई लाइक हवाई जहाज था या पानी का जहाज था, जो भी था वो इंडिया में आ रहा था, बाहर से आ रहा था, इंडिया के बाहर से आ रहा था। तो हमारे यहां पर जो कस्टम अधिकारी हैं, तो जो लॉ मेकर है उसने एक जनरल सी अनाउंसमेंट यहां पर कर रखी है। कैसी अनाउंसमेंट सर जी? बता रहा हूं मेरे कबूतर। अनाउंसमेंट ऐसी कर रखी है, एक भोंपू टाइप बना रखा है
और उसमें बोलता है इंडिया के बाहर से आने वाले वेसल, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा आना है तो यहीं आना है, कहीं और नहीं जाना है। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो क्या बोले, गोलियों से भून दिया जाएगा? नहीं। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपकी इस हरकत को, मतलब आना है तो कहां आना है? कस्टम पोर्ट पर यहां आना है कि बेटा यहां आ जाइयो, इधर उधर मत चला जाना। आना है तो यहीं आना है, कहीं और नहीं जाना है, नहीं तो गोलियों से भून दिया जाएगा। नहीं तो आपकी इस हरकत को हम स्मगलिंग, आपको स्मगलर, मोना सोना कहां है, आपको स्मगलर और आपके गुड्स को हाय लगेगी, इसको स्मगल्ड गुड्स का नाम दे दिया जाएगा और इसे सीज करके भरे बाजार नीलाम कर दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, ऐसी अनाउंसमेंट चलती रहती है कि सुनो भैया यही आना है। अब मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति यहां पर, सपोज कीजिए ये अपना पोर्ट कह लो या एयरपोर्ट कह लो, जो भी है, अगर नॉन कस्टम पोर्ट पर अगर वो चला जाता है तो क्या होगा? अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मेरी बात समझना, ब्लैक मनी क्या होती है? जिस पैसे पे आपने टैक्स नहीं चुकाया वो ब्लैक मनी है। ब्लैक गुड्स क्या होगा? ब्लैक गुड्स सर जी वो होगा जिस पैसे पर आप ये ड्यूटी नहीं चुकाओगे, उसे ब्लैक गुड्स बोलते हैं। ब्लैक गुड्स का ही अच्छा नाम दिया है स्मगल्ड गुड्स। तो वो गुड्स जिसे आप सरकार की नजरों से छिपा रहे हो, वो गुड्स जिस पर आपने ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया है, वो गुड्स आपका स्मगल्ड गुड्स है। ब्रॉडर डेफिनेशन ब्लैक मनी की भी यही है कि वो पैसा जो सरकार की नजरों में नहीं आया है वो ब्लैक मनी है, काला धन है। तो ऐसे ही जो अब हमेशा व्यक्ति यही चाहता है कि सरकार की नजरों से उसका गुड्स बचा रहे। क्यों ऐसा वो क्यों चाहता है? वो दो चीजों से चाहता है। नंबर एक, या तो वो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना चाहता इसलिए सरकार की नजरों से बचाएगा, या फिर हो सकता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोहिबिटेड गुड्स हो, वो एक बैंड गुड्स हो, जैसे AK-47 हो गए, मतलब गैर कानूनी गुड्स हो, गोला बारूद, हथियार, हथगोला, है ना, ये सब चीजें हो, तो प्रोहिबिटेड हो, या फिर ड्यूटी ना देना चाहता हो। इन कारणों से लोग गुड्स को यहां पर बचाना चाहते हैं। तो सरकार भी इसी के लिए तख्ता गरम करके बैठी हुई है कि भैया आना है तो यहीं आना है, कहीं और नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं स्मगलिंग ना हो जाए। अच्छा जी, एक और बात बताता हूं मैं आपको यहां पर आकर। अगर मान लीजिए इन्होंने तो प्रोविजन बना दिया, लेकिन ये जो हवाई जहाज था अचानक से भाई साहब इसमें से ना धुएं निकलने लगे बड़े तेज तेज। अब जो ये एयरक्राफ्ट का जो पायलट था इसने लॉ मेकर से कहा, लॉ मेकर जी एक छोटी सी बात है। कह रहे हाँ, कह रहे इसमें जहाज में से ना धुएं निकल रहे हैं, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं आना है तो यहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए वही रख के चलूं, या फिर कहीं पर इधर उधर इमरजेंसी लैंडिंग करवा लूं? बताइए क्या कहते हो? तो लॉ कैसा होना चाहिए बताइए आप। भाई साहब मैं लॉ समझाऊंगा ही नहीं आपको, मैं विश्वास मानो तुम मेरा, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। किताब तो बाद में देखने को मिलेगी, जब सारा कुछ समझ चुके होंगे तब खुल के देखेंगे अच्छा ये लिखा है किताब में। पहले तो बतिया तो ले, मन की भड़ास निकालने, कुछ मैं कहूं कुछ तुम कहो, लॉ ऐसे ही हो जाएगा। सर लॉ तो ये होना चाहिए कि भाई अगर वो धुएं निकल रहे तो भैया जान है तो जहान है। अगर नीचे नहीं आया ना, ये अगर नीचे नहीं आया तो डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा, यहां से राम नाम सत्य हो जाएगा भाई साहब इसका। कह रहा ठीक है, तो क्या अगर ऐसी कोई दिक्कत है, अनअवॉइडेबल कॉज है, मौसम खराब है, तो तुम यहां नीचे की तरफ आ जाना। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही तुम इमरजेंसी लैंडिंग करो तुरंत तुम्हें फोन लगाना है नियरेस्ट कस्टम अधिकारी को या पुलिस अधिकारी को। अगर उनसे बात ना हो, कस्टम अधिकारी से बात ना हो, सुबह सुबह का वक्त हो, वो सो रहे हो या नंबर स्विच ऑफ जा रहा हो, तो कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम फोन लगा देना। और जब तक कस्टम अधिकारी या पुलिस वाले भैया ना आ जाएं तब तक घेराबंदी कर देना। इसको नियर बाई जो एरिया होता है, वही 100-200 मीटर का एरिया जो होता है, नियर बाई एरिया अंग्रेजी में बोलते हैं विसिनिटी, तो उसकी विसिनिटी को ध्यान रखना, ये इसकी बाउंडिंग कर देना, और यहां से कोई भी पैसेंजर बाहर ना जाने पाए कोई भी गुड्स इस घेरे से बाहर ना जाने पाए। क्यों?
किस बात का डर लग रहा है लॉ मेकर को? सर जी ये इसलिए डर रहा है कि कहीं स्मगलिंग ना हो जाए, कि गुड्स सरकार की नजरों से बाहर ना निकाला जा सके। पैसेंजर को भी रोक लिया गया है कि ऐसा ना हो कि अपनी पॉकेट वॉकेट में रखा के अपना गुड्स को इधर उधर, महंगा और सस्ता जो सामान, महंगा और जो छोटा सामान होता है उसे पैसेंजर भी पॉकेट में रख के ले जा सकते। तो ना पैसेंजर जाएगा ना ये जाएगा, कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। और जब अधिकारी आ जाएंगे तो आप उनकी डायरेक्शंस को पूर्ण रूप से मान के चलोगे, जैसा वो कहेंगे वैसा तुम करोगे। मतलब बंधन मूवी देखी है आपने, सलमान खान की है, उसमें एक डायलॉग है कि जो जीजाजी कहेंगे वो मैं करूंगा। तो बस ये जैसे ये कहेंगे वही आपको यहां पर फॉलो करना है। ये वार्तालाप किसके बीच में चल रही है? लॉ मेकर और पर्सन इंचार्ज जो होता है। इंपोर्टर तो यहां पर सो रिया था, घर पे सुबह सुबह सो रहा था, ये तो इसे क्या पता यहां क्या बवाल हो गया भाई साहब। तो पर्सन इंचार्ज के बीच में कम्युनिकेशन चल रही थी। लेकिन इतने में एक और क्वेरी आई कि मान लीजिए हमने यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कर दी है। अब जानते हो इमरजेंसी लैंडिंग मतलब बहुत ज्यादा सेफ भी नहीं होती, कभी कभी लैंडिंग के समय दिक्कत हो जाती है। लैंडिंग तो हो गई लेकिन उसमें से ना आग लगी हुई है और कभी भी वो फट सकता है हवाई जहाज। या मान लीजिए कहीं से आवाज आ रही थी बम बम बम, तो क्या करें? तो भैया ये जो बैरिकेडिंग है इसको बना के रखना। बम फटता है तो फट जान दे, हवाई जहाज फटता है तो फटने दे, लेकिन तुम लॉ को फॉलो करोगे, तुम ऐसे बैरिकेडिंग के बाहर नहीं जाओगे। ए बड़वा क्या बात कर रहा है, जान है तो जहान है। तो लॉ मेकर ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो बस फिर तो एक ही शब्द याद रखना, वो शब्द बताएंगे आप। सर जी कौन सा शब्द? अरे सब जानते हैं भैया, घर में पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, पापा से पूछ लो, भैया से पूछ लो, दीदी से पूछ लो, सब बता देंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो लॉ की ऐसी की तैसी, बस एक शब्द याद रखो, भागो। दैट्स इट। क्या सीखा? सरकार पूरी कोशिश कर रही है, आना है तो यहीं आना है, कहीं और नहीं जाना है। लेकिन कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हो, लेकिन वहां इमरजेंसी लैंडिंग कराते ही अधिकारियों को कॉल करोगे और घेराबंदी करके रखोगे, कोई गुड्स या पैसेंजर बाहर नहीं जाएगा जब तक अधिकारी यहां से नहीं आ जाएंगे। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई आवाज आती है, जान माल का खतरा है, जान का और माल का, जान मतलब लाइफ की बात कर रहा हूं, फिसल मत जाइएगा। अगर जान माल का खतरा है तो फिर एक ही शब्द आपको याद रख के चलना है, भागो। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये था पहला यहां पर, और ये तमाम प्रकार की बातें लिखी हुई हैं आपके सेक्शन नंबर 29 के अंदर। ऐसी एक प्रतिज्ञा यहां पर ली गई है कि आना है तो आपको यहीं पर आना है। इज इट ओके? ओके बोलते रहा करो मुझे तुम। हाँ सर ठीक है। फिर गड्डी आगे चली, गड्डी चली ये छलांगा मार दी, आगे बढ़े। आगे बढ़ के अब क्या मिला? जब दिखा कि भैया हमारे यहां इधर आर्या है तो यहां पर्सन इंचार्ज को इंस्ट्रक्शन दिए, बुड़वक रख। कौन है भाई? भाई तू कहां से आ रहा है? भाई तू क्या ला रहा है? ये तो मैंने कल भी आपको बताया था कि तुम कौन हो। आपने उस पर लिखा देखा है अक्सर, जो मुझे तो याद है बचपन के टाइम जब स्कूल जाया करते थे तो बस के बोनेट पे बैठ के जाया करते थे, सीट तो मिलती नहीं थी हमें, हैं। तो वहां ड्राइवर के साइड में ऐसे करके एक लड़की होती थी और उसका ऐसे करके यूं अपना जो सर था वो ऐसे हाथों पर घुटने पे रख के ऐसे बैठी होती थी और नीचे लिखा था घर कब आओगे। घर कब आओगे। तो कुछ इमेजेस ऐसी होती जो दिमाग में बस जाती हैं, ताउम्र बसी रहती हैं। तो यहां भी पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम क्या ला रहे हो, हैं, और तुम कहां से आ रहे हो, और सबसे बड़ी बात तुम कब आ रहे हो। रिश्तेदार से भी पूछते हैं कब आ रहे हो, ताकि तैयारियां की जा सकें, बिस्किट नमकीन कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है वो इंतजाम उसका किया जा सके। तो वही जानकारी यहां पर ली जा रही है कि इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट ये किसको देनी होती है? पर्सन इंचार्ज को देनी होती है कि साहब हम यहां से आ रहा हूं, ये ला रहा हूं, AK-47 है तो यहां पर व्यवस्था अपनी चाक चौबंद कर ली जाएगी। ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 30 के अंदर। आगे आता है आपका, फिर आगे गड्डी चल दी, गड्डी चली ये छलांगा मार दी। गड्डी चलते चलते आवाज आती है आपकी गड्डी यहां पोर्ट पर। अडानी के द्वारा ये पोर्ट आपका मैनेज्ड है। देखिए यहां पर आकर ये वेसल खड़े हो जाते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहां ये पूरा एरिया होता है जहां पर इन कंटेनर्स को रखा जाता है। ये जो माचिस की डिब्बी टाइप आपको दिख रही हैं, वैसे आपको पता है कि माचिस की कीमत दोगुनी हो गई है। पहले 1 रुपए की आया करती थी माचिस, लेकिन अब माचिस 2 रुपए की आया करेगी। क्या पता है आपको? हाँ सर जी हमें पता है। तो यहां से ये जो कंटेनर्स है ना भाई, ये
लोड अनलोड किए जाते हैं, जो माचिस जैसे दिख रहे हैं, ये इनका साइज ट्रक के बराबर होता है। ट्रक के ऊपर देखें रखे हुए कंटेनर, ये उस टाइप के होते हैं। तो जो क्रेन होती है बड़ी शानदार होती है। यहां से एक डोरी निकलती है, मतलब वायरिंग टाइप होता है, मोटा तार होता है, एक हुक लगा होता है, कंटेनर को यहां से उठाएगा और ये मूव होता हुआ इधर से निकलता हुआ क्या कर रहा है, यहां से होता हुआ और यहां पर जाकर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन है, ये से काम करती है। दूसरा, ये जो मशीन है आप गौर से देखेंगे ना तो ये मूवेबल है, मतलब इसकी एक पटरी टाइप बनी हुई है और इस मशीन को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको आगे पीछे ऐसे करके खिसकाया जा सकता है कि जहां जरूरत हो थोड़ा सा ये जा सकती है। जो पोर्ट होते हैं ना भाई, उन पर भी वैसा ही सिस्टम होता है जैसे आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कई सारे टर्मिनल बने हुए हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4 ऐसे करके बने हुए हैं, है ना। और आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के जेवर में, जिसका जो उद्घाटन मतलब शिलान्यास जो बोलते हैं उसको, वो हो भी चुका है। मोदी जी कुछ दिन पहले गए थे और मेरा होम टाउन वहां से मात्र 15 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है। हाँ, यही तो अब तो मुझे लगता है कि मैं अपने होम टाउन से ही, मतलब हमारे जो होम टाउन है वहां से उसकी छत पर होकर जहाज उड़ा करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो और अच्छा आसान हो जाएगा कि भाई कहीं भी घूम सकते हो, आ सकते हो और जा सकते हो, तो कितनी मौज हो जाएगी ना। हाँ जी, तो यहां पर मैं कह रहा था आपसे, जैसे हवाई जहाज जो हवाई अड्डा होता है वहां पर टर्मिनल्स बने हुए होते हैं, ऐसे ही यहां पर टर्मिनल्स बने हुए होते हैं। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, कई किलोमीटर लंबा होता है भाई साहब। ये इमेज मैंने अलग से लगाई है आपके लिए। ये आपका कई किलोमीटर लंबा बाबूजी ये होता है, और जिसमें अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं कि अगर मान लो जानवर चढ़ने उतरने हैं तो उनके लिए अलग टर्मिनल बना देते हैं, कोयले के लिए अलग टर्मिनल बना दिया, तो गुड्स वाइज टर्मिनल हो जाते हैं, या कुछ और स्पेसिफिक एंगल्स को देखते हुए ऐसे टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। जो टर्मिनल्स हैं, आप देखिए हवाई अड्डा तो आपने पक्का देखा होगा, हवाई अड्डे पर जो टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स पर अलग अलग वो लाइक स्टेजेस बनी होती हैं, बर्थ बनी हुई होती हैं। जैसे कि भाई एयर इंडिया के जो विमान है उनकी जो पैसेंजर चढ़ेंगे वो यहाँ खड़ा होगा जहाज, वैसे करके। और देखा हो कि आप बिल्डिंग में से निकल के जा रहे होते हैं और बिल्डिंग के वहीं बराबर में सट के खड़ा हो जाता है जहाज, और आप बिल्डिंग से सीधे जहाज के अंदर एंट्री कर जाते हो। तो जिस प्लेस पर जहाज आकर खड़ा होता है उसे बर्थ बुलाते हैं। तो टर्मिनल्स पे अलग अलग बर्थ बनी हुई होती हैं, तो वहां पर पैसेंजर की आप चढ़ते उतरते हैं। बिल्कुल सेम सिस्टम यहां पर भी होगा, टर्मिनल्स होंगी और बर्थ होंगी। तो जो पैसेंजर बाहर से, मतलब जो गुड्स है उसकी जो लोडिंग अनलोडिंग होगी वो यहीं पर आकर होती है। अब जो जहाज यहां पर आ जाता है, इतने सारे जहाज आते जाते, इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड कबूतर मेरे यहां पर होता है, तो चक्कर ये पड़ जाता है कि वेटिंग लग जाती है जहाजों की कि मेरा नंबर कब आएगा। अब जहाज है, कोई ऑटो तो है नहीं कि भैया अगला पहिया घुस गया तो पिछला सा तो आ ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो जीता वो सिकंदर के हट नहीं मेरा ज्यादा, मेरा नंबर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यह एक सिस्टम बनाया गया कि जो पर्सन इंचार्ज होगा, जो मास्टर होगा इस जहाज का, वो जाएगा इधर पूछने के लिए कि भैया मेरा नंबर कब आएगा, हाँ मेरा नंबर कब आएगा। आएगा मुन्ना, तेरा नंबर भी आएगा। तो किससे पूछ के आएगा आप मुझे बताइए? वेयर हाउस कीपर से पूछ के आए, कस्टोडियन से पूछेगा या कस्टम अधिकारी से पूछेगा? भाई पोर्ट का मैनेजर कौन है? अडानी। तो कस्टम अधिकारी उसमें क्या करेगा? है भाई कस्टोडियन से पूछ के आएगा, अडानी से पूछ के आएगा, कस्टम अधिकारी उसमें क्या करेगा? तो ये बताएगा कि आपके इस जहाज से जो अनलोडिंग है वो चेक करेगा कि बर्थ कब खाली हो रही है, कौन से टर्मिनल पर, कि इस नंबर के टर्मिनल पर, इस नंबर के टर्मिनल पर और इस वाली बर्थ पर यहां कि टर्मिनल कौन सा है और बर्थ कौन सी है, किस टाइम और किस डेट पर अनलोडिंग होगी। तो इसके लिए इन्होंने सिस्टम बना रखा है अनलोडिंग परमिशन का, अंग्रेजी में बोल देते हैं एंट्री इनवार्ड के नाम से जानते हैं। बोलो मेरे साथ, किस नाम जानते हैं? एंट्री इनवार्ड के नाम से जानते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो उद्देश्य तुम। अब किसने किसका प्लान चुराया है ये तो भगवान जाने। ठीक है जी। तो यहां पर ये आ जाते हैं
और ऐसे करके ये गुड्स जो है वो आपका यहां पर अनलोड हो जाता है। अब गड्डी ने छलांगे मारती मारती आई, जहाज छलांगे मारता मारता आया मछली की तरह, और यहां पर आकर गुड्स अनलोड हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब गुड्स की अनलोडिंग हो रही होगी ना भाई, तो वहां पर 3 सेक्शंस का आपको ध्यान रखना होगा। 3 सेक्शन कौन से? 32, 33 और 34। अब बताइए, क्या गुड्स की जो अनलोडिंग होगी क्या वो कहीं पर भी की जा सकती कि जहां हमारा आए? भाई ये पोर्ट है, अब ध्यान दीजिए जरा, इतना लंबा चौड़ा पोर्ट होता है, जहाज से अगर इधर उधर थोड़ा सा आगे जाके अनलोडिंग कर दी जहां पर कोई भी नहीं था, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। अनलोडिंग जो होगी वो अप्रूव्ड प्लेस पर ही होगी, स्पेसिफाइड प्लेस पर ही होगी, जहां पर आपको ये बताया गया है। इसके अलावा अगर आपने इधर उधर अनलोड करने का प्रयास किया तो बताइए आप किस हरकत को क्या नाम देंगे? सर जी, स्मगलिंग। मतलब आप जरा सा भी जो आपके लिए फ्रेम बनाकर दिया है उसी फ्रेम में आपको चलना होगा। अगर आप फ्रेम से जरा भी इधर उधर हुए तो बस वहीं पर आपको स्मगलर करार दे दिया जाएगा। तो वैसे करके है, तो जो अनलोडिंग होगी वो अप्रूव्ड प्लेस पर ही करवाई जाएगी। दूसरी बात, अनलोडिंग के वक्त कौन मौजूद होगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके साथ स्यापा हो सकता है, खेला हो सकता है, और वैसे करके कि इंपोर्ट ये लेकर तो आया था AK-47, लेकिन आपको बता दिया गया था कि भैया हम तो टॉय गन लेकर आ रहे हैं। तो क्या हम यहां पर अनलोडिंग के वक्त चेक नहीं करेंगे कि भाई आपने जो हमें बताया है आप वही लेकर आ रहे हो या नहीं? दूसरा, हम इसका एक तो जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक करना है। दूसरा, इसने हमें बताई थी कि भैया हम इसकी 100 यूनिट लेकर आ रहे हैं, तो क्या हम अनलोडिंग के वक्त चेक नहीं करेंगे कि इसने ऑन पेपर बोला है कि मैं 100 लेकर आ रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल में 200 लेके आया हो, 200 की अनलोडिंग कर दे, लेकिन ऑन पेपर तो 100 है। तो यहां पर यह हमें देखना है कि जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में बताया गया था कि मैं ये लाया हूं, इतनी क्वांटिटी में लाया हूं, सिर्फ वही चीज अनलोड यहां पर होनी चाहिए। अच्छा, इस मौकाए वारदात पर कस्टम अधिकारी की भी प्रेजेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी अंतरात्मा को झकझोरो, तुम्हारी आत्मा को सब पता है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, हजारों लाखों सालों से ये समाती चली आ रही है, आपके ज्ञान का भंडार है। बस कभी कभी ज्ञान पर परतें पड़ जाती हैं। 4 महीने पहले पढ़ी हुई चीजें भूल जाते हो ना, तो ऐसे पिछले जन्म की बातें भूल जाते, बहुत लंबा समय बीत गया ना, लेकिन अगर मैं याद दिलाऊंगा तो याद आ जाएंगी। आप बड़े महान ज्ञाता हैं, कोई ऋषि मुनि रहे होंगे आप पिछले जन्म में, जो आप इस बार सीए कर रहे हैं इस जन्म में आकर। जी, तो वहां पर बताइए ऋषि साहब कि ये आपका कस्टोडियन के साथ साथ ये कस्टम अधिकारी की भी वहां पर प्रेजेंस होगी कि नहीं होगी? कस्टोडियन तो होगा ही होगा, कस्टम अधिकारी भी होगा। यस सर, डेफिनेटली होगा, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक अनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये हो गया हमारा, बस खत्म। अनलोडिंग के वक्त यही हमें एश्योर करना है कि जो बताया था जैसे था। तो ये आपका सेक्शन नंबर 32। सिर्फ वही गुड्स अनलोड होंगे जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में लिखे हुए थे अनलोड होने के लिए। अनलोडिंग अप्रूव्ड प्लेस पर करवाई जाएगी और अनलोडिंग होगी अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर। इज इट ओके? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से आपका गुड्स यहां अब पोर्ट पर आ गया है, कस्टोडियन की कस्टडी में आपका गुड्स कबूतर मेरे आ गया है। ठीक साहब, अब जैसे ही यहां पर गुड्स की अनलोडिंग हो जाती है तो मुझे बताइए किसका डंडा खुड़क जाएगा? यहां पर अब कौन एक्टिव हो जाएगा? अब तक यहां पिक्चर में था, पर्दे पर दिख रहा था पर्सन इंचार्ज। अब 5 व्यक्तियों में से पर्दे पर कौन दिखना शुरू हो जाएगा? सर जी, कस्टोडियन। कस्टोडियन की क्या जिम्मेदारी है? सर, गुड्स की लोडिंग, अनलोडिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हैंडलिंग, जितना भी पोर्ट पर काम है, ये जब तक गुड्स पोर्ट पर रहेगा उसकी रखवाली करना, सब कुछ आया वाला काम ये कस्टोडियन ही यहां पे करके चलेगा। इस काम के लिए इसे अपने चार्जेस मिलेंगे और चार्जेस कौन पे करेगा? इंपोर्टर यहां पर पे करके चलेगा। तो ठीक है, अब यहां पर एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका गुड्स कौन से पोर्ट पर है। तो रीजनेबल टाइम 4 दिन 6 दिन जो भी हो सकता है। अगर आप इतने समय के अंदर अपने गुड्स को उठा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठा पाते हैं तो फिर आपको एक एक्सटेंडेड पोर्ट ड्यूज और पे करने पड़ जाते हैं, जिसे हम बुलाते हैं डीमरेज के नाम से। ठीक सर, कोई बात नहीं है। तो अब यहां ये तो बता दिया,
अब एक व्यक्ति और एक्टिव होगा, नींद में से जागो भाई, जागो जागो, आपका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाना चाहिए, जागो और जाके अपने गुड्स को लेकर आइए। अब ये चल दिया यहां से, इसने ट्रक लिया और कि ठीक है मैं गुड्स को छुड़ाने के लिए जा रहा हूं, और चला गया वहां पर छलांगे मारता हुआ, नहीं हाँ छलांगे मारते हुए पहुंच जाता है और वहां पर जाकर ये अपनी सबसे पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है और बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल करेगा। अच्छा एक बात और मुझे बताइएगा आप कि भाई साहब ये जो है इंपोर्टर, ये सबसे पहले जाके किससे मिलेगा? मैं थोड़ा रफ वर्क कर लूं अगर आपको बुरा ना लगे तो, क्योंकि रफ वर्क में क्या है कि आप ना थोड़ा पार्टिसिपेट कर पाते हो मेरे साथ में, लिखा तो सब मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। रफ वर्क में हमारा आपसे सवाल यही है कि जैसे यहां पर ये पोर्ट बना हुआ है जहां पर प्रमुख व्यक्ति एक कस्टोडियन हो गया और एक आपका ये कस्टम का ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो ये जो इंपोर्टर बाबू है ये अपनी बिल ऑफ एंट्री लेकर जाएगा, लेकिन जाए तो किसके पास जाए? कस्टम अधिकारी के पास में जाएगा या कस्टोडियन के पास में जाएगा? सर जी ये तो बड़े आसान सा सवाल पूछ लिया आपने, हैं यहां जाएगा कस्टम अधिकारी के पास में, क्योंकि तमाम प्रकार के लीगल एस्पेक्ट तो यही चेक करता है। इतना तो आपने शायद देखा होगा कि जब हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें पेमेंट साथ में ही चिपकाना होता है, क्योंकि जीएसटी की रिटर्न मतलब जीएसटी का हिसाब बना कर दे रहे हैं कि इस महीने में हमने ये काम ऐसे ऐसे कर लिया है, तो उसका हिसाब के साथ साथ उसका जो सरकार का हिस्सा बनता है वो चीजें दी जाती हैं। तो बिल ऑफ एंट्री में भी हिसाब बना कर दे रहे हैं कि ये गुड्स हम लेकर आए हैं, ये इसकी वैल्यू बनती है, ये इसका रेट है, ऐसे हमने कैलकुलेट किया है और ये हमारा अमाउंट बनता है। तो ये बना दिया बिल ऑफ एंट्री के अंदर हिसाब। अब हिसाब के साथ साथ सरकार का जो हिस्सा है वो भी जाएगा या खाली खाली हिसाब चला जाएगा? भैया खाली हिसाब क्या मतलब है? आपको साथ में इंपोर्ट ड्यूटी पेड का चालान भी यहां पर देना पड़ता है कि जो भी आपने सेल्फ असेस करी है ड्यूटी वो आपको यहां पर बतानी पड़ेगी और वैसे करके ये लिखना होगा, ठीक सर जी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये आप यहां पर जमा कर देते हो। वैसे इलेक्ट्रॉनिकली आपकी फाइल की जाती है, वेबसाइट वही है icegate.gov.in वाली वेबसाइट पे जाके। अधिकारी क्या करेगा? जब उसके पास में ये बिल ऑफ एंट्री पहुंचेगी तो वो इस पे क्या छोले कुलचे रख के खाएगा इस बिल ऑफ एंट्री पे? नहीं सर, वो उसे वेरीफाई करेगा कि जो आपने बताया है, जो इस तरह से हिसाब बना कर दिया है वो सही है भी या नहीं है। सही हो भी सकता है और हो सकता है कि सही ना हो। अगर ये आपका हिसाब सही नहीं है तो अधिकारी क्या करेगा? अधिकारी आपके सेल्फ असेसमेंट को रीअसेस कर देगा, यानी कि आपकी जो ड्यूटी बनती थी इसे रिकैलकुलेट यहां पर आकर कर देगा। अच्छा एक बात और रह गई, जब आप इंपोर्ट ड्यूटी भर रहे थे तो आपको साथ में पोर्ट ड्यूज का भी पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं? हाँ सर। अच्छा पोर्ट ड्यूज का जो पैसा है ये किसको जाएगा? कस्टम वालों को जाएगा या कस्टोडियन को जाएगा? सर जी सबके पेट अलग अलग होते हैं, अडानी का पेट अलग है, कस्टोडियन का पेट अलग है सर जी, तो ये तो जाएगा पैसा कस्टोडियन को, और जो इंपोर्ट ड्यूटी वाला पैसा था सर ये सरकारी खजाने में जाएगा, ये कस्टम डिपार्टमेंट को पैसा चला जाएगा। वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार हैं। अब ये यहां रिकैलकुलेट करेगा। मान लीजिए आपने बोला था कि ड्यूटी बनती है मेरी साहब 50,000 रुपए की, और ये कहता है कि नहीं साहब ड्यूटी बनती है आपकी 60,000 रुपए की, 50 आप ऑलरेडी दे चुके हो, 10 आपको और देना है, तो हो सकता है कुछ डिफरेंशियल अमाउंट निकाल दिया जाए। तो अगर ऐसा कुछ डिफरेंशियल अमाउंट आपका निकलता है तो ये पैसा भी आपको और पे करना पड़ेगा, उससे पहले तो गुड्स छुटाया नहीं जा सकता। ठीक है सर जी, तो ये जो एडिशनल पैसा होता है इसके लिए समय क्या दें? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? ज्यादा नहीं दिया इन्होंने समय, क्योंकि 4-5 दिन अगर समय दिया जाता है तो भाई जब तक गुड्स यहां से उठाया नहीं जा सकता है, और ये चाहते कि 4-5 दिन में तो सारा ही काम हो जाए, भैया फटाफट उठाओ, क्योंकि ट्रैफिक का बड़ा लोड होता है। यहां पर तो ऐसे आते हैं जैसे गन्ना मिल पर गन्ना नहीं पहुंचता ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक में भर भर के, ऐसे यहां पर ये वैसल आ रहे होते हैं। तो भैया फटाफट उठाइए, और जितनी जल्दी ये पेपर वर्क हो जाएगा उतनी जल्दी गुड्स यहां से निकल जाएगा, है ना, ताकि नया गुड्स आएगा, पुराना हटेगा तभी तो नया आएगा ना। तो यहां पर समय दिया 1 वर्किंग डे का, इससे ऊपर नहीं दिया कि 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर आप अपने एडिशनल अमाउंट को पे कर दीजिए, और आप नहीं पे किया तो फिर 15% का ब्याज आपके ऊपर लगाया जाएगा। एंटायर कस्टम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% पर एनम का है,
डेज बेसिस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी जाती है। ठीक सर जी, तो 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको ये पैसा देना होता है एडिशनल अमाउंट। और उसके बाद फिर क्या होगा, आपने पे कर दिया है तो फिर ये आप पहुंचोगे कस्टोडियन के पास। क्या कस्टोडियन आपको माल उठाने देगा? जी नहीं, ये तो आपस में रिश्तेदार हैं, ये जीजा जी हैं और ये इनके साले साहब हैं, ऐसे करके। तो जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा। अब जीजा जी जब तक नहीं कहेंगे कि भैया गुड्स को ले जाने दो, तब तक भला ये कैसे ले जाने देंगे? वहां पर नहीं ले जाने देंगे ना। तो यहां से ये बनाकर देते हैं एक गेट पास। जैसे आप कभी अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए गए हो, मैं गया हूं, तो वहां पर वो क्या करते हैं, सर्विसिंग हो जाती है और फिर पेमेंट वेमेंट सारा कुछ होने के बाद एक गेट पास बना कर देते हैं। और गेट पास अगर नहीं है तो उस प्रेमिसेस के बाहर आपको जो सिक्योरिटी गार्ड है जो मेन गेट पर बैठा है वो बाहर निकलने नहीं देगा। तो ऐसे यहां पर सारे ड्यूज आ जाने के बाद में गेट पास बनाया जाता है। वन मोर थिंग, यहां पर यह भी चेक किया जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एफओबी था या सीआईएफ था। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका यहां पर था एफओबी था तो मतलब आपको ट्रांसपोर्टर को पैसा और देना है। तो क्या आपने उसका पैसा पे किया कि नहीं किया? आपने उसकी भी एनओसी लाकर देनी होती है कि हाँ उसका पैसा जा चुका है, तब जाके गेट पास बनेगा। और गेट पास बनने के बाद में आप जाइए, ये आपके गुड्स को आपके ट्रक में लोड करा देंगे और आप भी ट्रक में बैठिए और गड्डी चली, छलांगा मार दी और ऐसे छलांगे मारते मारते आप अपने यहां पर आ जाइए। तो कितना आसान है, कस्टोडियन से मिले, सारा खर्चा पानी उनको दिया और वहां से क्लियरेंस ऑर्डर बनवाया, और क्लियरेंस ऑर्डर मतलब गेट पास बनवाया और कस्टोडियन से अपने गुड्स की डिलीवरी लेकर आप आ जाते हैं। है ना आसान? हाँ सर बहुत आसान है ये तो बस देखिए यही सारी बात मैंने आपकी लिखी है। ये रहा इंपोर्टर, गुड्स आ जाने के बाद स्टेप नंबर ए आपका फॉर कस्टम क्लियरेंसेस एप्लीकेशन जानी है। एप्लीकेशन मतलब एक बिल ऑफ एंट्री आपकी जानी है और ये सेक्शन 46 में जाती है। और पता है इसका कलर भी ना व्हाइट होता है। ठीक सर, और इसमें क्या क्या लिखा होता है, इसमें सेंडर कौन है, इंपोर्टर कौन है, गुड्स ड्यूटी वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। आइस गेट की वेबसाइट है आपकी icegate.gov.in, यहां पर जाकर आपको ये फाइल करनी होती है। साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी होती है। बिल ऑफ लीडिंग हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया अगर आप प्रेफरेंशियल रेट क्लेम कर रहे हैं, इनवॉइस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंश्योरेंस की कॉपी हो गई, पैकिंग लिस्ट। ये पैकिंग लिस्ट क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मेरे मान लीजिए 100 कंटेनर माल यहां पर आकर पड़ा हुआ है, ये रहा कंटेनर पोर्ट, ठीक है। और कस्टम अधिकारी यहां पर मान लो मैंने वायर इंपोर्ट किया है, वायर अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। ए भाई साहब इधर, चाय बाद में पीना। नहीं सर पी लेने दो, चलो पी लो ठीक है। तो यहां पर आकर वो क्या करते हैं, किसी किसी घर से तो अदरक कुटने की आवाज आ रही है, तो यहां पर आकर पता नहीं किसी घर से आ रही पर आ रही है। अब यहां पर आकर ये कस्टम अधिकारी, मैंने वायर इंपोर्ट किया था, कोई 10 mm का वायर है, कोई 2 mm का वायर है, कोई कॉपर का वायर है, कोई सिल्वर का वायर है, कोई एल्यूमिनियम का वायर है। अब ये मान लीजिए 2 mm के कॉपर के वायर को कंटेनर में चेक करना चाहता है, तो क्या ये चेक कर पाएगा? अब कौन सा गुड्स, 100 कंटेनर माल आया था, अलग अलग तरह का माल था, और ये कोई पर्टिकुलर गुड्स को वेरीफाई करना चाहता, देखना चाहता है कि वो एग्जिस्ट करता है ठीक से या नहीं भी करता है। तो अब कौन से कंटेनर में जाके सर मारेगा? ये ट्रक साइज कंटेनर है भाई, तो कौन सा माल कहां पर रखा हुआ है, कौन से कंटेनर में किस लोकेशन पे रखा हुआ है, उस बात की जानकारी कैसे मिले? और इस बात की जानकारी होगी किसको जरा बताइए? कंटेनर में कौन सा माल कहां भरा है सर, इसकी जानकारी होगी एक्सपोर्टर को। तो एक्सपोर्टर जब इन कंटेनर की स्टफिंग कर रहा होता है, जैसे स्टफ्ड पराठा नहीं होता, आलू का गोभी का जो भी है, सर आलू पराठे का नाम मान लो हमारा, हाँ हाँ लड़का सोकर नहीं उठाता, उसे कूटने की आवाज आ रही होगी, हाँ ठीक है रहा बिल्कुल। ये भी हो सकता है, पर ऐसे लग रहा था कुछ खुट रहा है कुछ ना कुछ। तो यहां पर आकर भाई, तो जो एक्सपोर्टर आदमी है ना, तो उसने जब इसकी स्टफिंग की होगी, सामान भरा होगा इसके अंदर कंटेनर के अंदर, तो वो ना एक लिस्ट बनाता है कि मैंने ये वाला सामान इस नंबर के कंटेनर के नंबर होते हैं, तो ये नंबर का कंटेनर ये सामान ऐसे से भरा हुआ है, और वो डुप्लीकेट में बनाता है उस कॉपी को, जो उसे पैकिंग लिस्ट बोलते हैं। एक लिस्ट को चिपका देगा कंटेनर के ऊपर ही, किस कंटेनर में ये भरा हुआ है, ठीक है।
और जो दूसरी कॉपी है उसे पकड़ा देता है, यहां लाकर जो आपका इंपोर्टर है इसको भेज देता है। इंपोर्टर इस लिस्ट को यहां कागजों में लगा देगा कि भैया मेरे इस कंटेनर में ये माल रखा हुआ है, आपको जौन सा जाके चेक करना है आप फिजिकली उसको यहां पर वेरीफाई कर सकते हो। तो इससे फिजिकल वेरिफिकेशन में हेल्प होती है वैसे करके। और सेल्फ असेसमेंट यहां पर अपना ड्यूटी बनेगी और मान लो ₹1,00,000 की बनती थी, उसका पेमेंट यहां पर आकर कर देता है। उसके बाद फिर आएगा यहां पर 20 स्टेप, ये आएगा मालिक, ये क्या है, वेरीफाई करेगा सेल्फ असेसमेंट को, अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो रीअसेस कर देगा। असेसमेंट मतलब ड्यूटी कैलकुलेशन, और आप नॉर्मल तरीके से ऐसे मानो असेसमेंट का मतलब प्यार, एक होता है सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से प्यार, एक होता है रीअसेसमेंट मतलब दूसरा प्यार, है ना, एक होता है प्रोविजनल असेसमेंट मतलब कच्चा कच्चा प्यार, बताऊंगा, एक होता है समरी असेसमेंट मतलब फटाफट वाला प्यार, वैसे करके। तो अलग अलग कैटेगरी का होता है। तो यहां पर ये रीअसेसमेंट कर देगा, दोबारा उसको रिकैलकुलेट कर देगा। और मान लीजिए इसने कहा कि ड्यूटी बनती है 1.5 लाख की, तो आप 50,000 रुपए 1 वर्किंग डे के अंदर आप पे करके चलोगे, नहीं तो 15% का ब्याज आपको भरना पड़ जाएगा। और उसके बाद फिर यहां से एक क्लियरेंस ऑर्डर आपके लिए बना दिया जाएगा, गेट पास कह लो या क्लियरेंस ऑर्डर कह लो, टेक्निकल नाम क्लियरेंस ऑर्डर है। इसका सेक्शन नंबर याद रख लोगे आप, सेक्शन 47(1). बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई थी आपकी 46 में और क्लियरेंस ऑर्डर आ रहा है 47(1) में। उम्मीद रखता हूं कि आप इस सेक्शन नंबर याद रखोगे। और उसके बाद गुड्स की डिलीवरी लीजिए और छलांगे मारते हुए आप वापस अपने घर लौटकर आ जाइए। वेयरहाउस वाले का अभी कोई रोल नहीं आया है क्योंकि मैं अभी वेयरहाउस में गया ही नहीं था। पहले मुझे बताइए ये आसान सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। मैं क्या सिखा रहा हूं कि विदेशी पोर्ट से देसी पोर्ट तक आने में कौन कौन से सेक्शंस लगे, क्या क्या प्रोविजन लगे, यहां पर आकर क्या हुआ, और अब पोर्ट से अपने घर लेकर जा रहा हूं तो वहां पर मुझे काम कैसे करना होता है। ठीक है, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। और हमें यहां पर ये जो सेल्फ असेस्ड हमारे ड्यूज थे उसका भी पेमेंट हमें करना होता है, तो उसको मैं A1 कर देता हूं यहां पर आकर कि हमने इनका भी पेमेंट यहां पर कर दिया है। ओके सर जी, अब ये तो हो गई भाई डायरेक्ट क्लियरेंस की बात हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा सा और यहां पर करना चाहता हूं, लाइक रफ वर्क करना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन की भड़ास तो वही निकलेगी ना। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर थोड़ा देरी से दे रहे होते हैं, है ना। ऐसा मत करो बाबू, जब कोई सवाल पूछा करो ना तो पार्टिसिपेट सबको करना है, पता है, प्लीज। देखिए विश्वास मानिएगा, मैं अगर कोई बच्चा गलत जवाब दे रहा होगा ना, मैं कभी उसकी टांग खिंचाई नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं तुमसे कभी उम्मीद नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा कि तुम मुझे सही जवाब दोगे। हालांकि बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, पर यहां जवाब देना बनता है। मैं कभी उम्मीद नहीं करूंगा सही जवाब दोगे, क्योंकि अगर मैं ये उम्मीद करता हूं तो फिर तो आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है जी। क्यों जी? 2, जवाब सही या गलत मेरा क्राइटेरिया नहीं होगा, बस मुझे ये देखना है कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दैट्स इट बाबू मेरे, और कुछ भी नहीं। यार गलतियां करके ही इंसान सीखता है, ना तो हम कभी ऐसे थे ना कभी आप ऐसे थे। सीखो, गलतियां करो और सीखो, गलतियां करो और सीखो। जब तक आप अपने अंदर से कुछ पार्टिसिपेशन में नहीं आओगे, आप दब्बू बन के रह जाओगे। आप लाइफ में कभी ठीक से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। करो यार, किसी महापुरुष ने कहा है कि भाई लाइफ में आप डिसीजन लीजिए। लोग कहते हैं ना कि भाई सही डिसीजन लेना चाहिए था, गलत ले लिया। गलत सही कुछ नहीं होता। आप लाइफ में डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेकर फिर उस डिसीजन को सही साबित कीजिए। डिसीजन जो मर्जी लो, जैसा मर्जी लो, लेकिन उसको सही साबित करके दिखाओ कि तुम्हारा ये डिसीजन सही था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही डिसीजन कोई नहीं ले सकता, लेकिन डिसीजन लेने के बाद उसे सही साबित करना, ये बड़े कलाकार होते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी हो व्यक्ति उसी काम में एक्सपर्ट हो सकता है जो उसके ब्लड में रम गया हो, जो उसकी आदतों में हो, जो उसके स्वभाव में हो। तो अगर आप यहां मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत है बाबू मेरे। करो यार, जैसे है, गलत है सही है, बोलो जरूर, जो दिमाग में आ रहा है, जो मन में आता है। ठीक सर, अब हम बोलेंगे। अच्छा जी, तो आइए आपके मन की भड़ास पहले निकाल लेते हैं। तो इस बार सीन क्या निकल के आ रहा है? अरे मुकुंद, तो यहां पर आकर ये है आपका साहब कस्टम पोर्ट, ये हो गया। हाँ सर ठीक है।
और यहां है आपका ये वेयर हाउस, और ये हो गया साहब आपका ये कस्टोडियन, और ये हो गया यहां पर आपका कस्टम अधिकारी। कॉपी नहीं करना, ये रफ वर्क है मेरा, सब लिखा मिलेगा, ठीक है। हाँ जी जी साहब। तो इतनी बात होने के बाद अब क्या सर जी, तो मेरा गुड्स इंडिया के बाहर से यहां आया था, कस्टोडियन की कस्टडी में पड़ा हुआ था। अब यहां ये बाबू हैं इंपोर्टर बाबू। अब क्या है कि इनका जो कंसाइनमेंट था वो 100 करोड़ का कंसाइनमेंट था, और इस पर इंपोर्ट ड्यूटी का रेट बनता था 40% का, तो 40 करोड़ की ड्यूटी भरनी थी। इनको गुड्स चाहिए था दिवाली के आसपास का, तो कुछ ऐसा ही था, दिवाली संबंधी गुड्स था, लाइक जो लड़ियां होती हैं, जो लाइट्स वगैरह होती हैं, या मोमबत्तियां ऐसे कुछ होती हैं, तो दिवाली वाला सामान था। तो इनको जरूरत थी इस सामान की अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर में इसकी आवश्यकता थी। लेकिन आप जानते हो कि जब पानी के जहाज से माल आता है, क्योंकि हवाई जहाज से तो बहुत महंगा पड़ जाता है भाड़े की वजह से, तो पानी के जहाज से मंगाते हैं। अब पानी के जहाज कभी कभी ना देरी भी कर देते हैं, तो 4 से 6 महीने का समय लगाते हैं। तो कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए लोग एडवांस में ही थोड़ा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और सामान मंगा लेते हैं। दिवाली पर जो बेचना है उसके ऑर्डर होली निकलते ही प्लेस कर दिए जाते हैं। अब मान लीजिए आपका ये सामान है, ये जुलाई में ही आ जाता है, जुलाई के अंदर ये सामान आ गया, तो आप क्या सलाह देते हो कि मैं इस गुड्स को क्या आज जुलाई के महीने में ही यहां से इंपोर्ट ड्यूटी भर के छुड़ा लूं या ना छुड़ाऊं? भाई साहब 100 करोड़ मेरा ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, क्या मैं 40 करोड़ भी ब्लॉक कर दूं? भाई मुझे सामान आज नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि दिवाली के टाइम पर इसकी सेल होगी। हाँ, अगर ऐसा है कि मैं इसको वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफर कर देता हूं तो अभी कोई ड्यूटी नहीं मांगेगा, और यहां से मैं इसे जब मुझे आवश्यकता हो अक्टूबर नवंबर में, उस समय मैं 40 करोड़ की ड्यूटी का पेमेंट करके अपने माल को छुड़ा सकता हूं। अभी भी लाके वेयर हाउस में रखना पड़ेगा तो वेयर हाउस का किराया तब भी देना पड़ेगा, कस्टम वालों के वेयर हाउस में रखूंगा तो किराया वहां भी देना पड़ेगा, लेकिन फर्क इतना आएगा कि मेरी ड्यूटी वाला पैसा ब्लॉक नहीं होगा। तो समझदारी किसमें है? समझदारी इसमें है कि हम कस्टम वाले वेयर हाउस के अंदर इसको रख देते हैं। दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए, दूसरा केस बनाता हूं, दूसरा रीजन देता हूं कि मान लीजिए यहां पर ये अक्टूबर नवंबर ही है जब मेरा गुड्स आया है, मुझे जरूरत तो अभी थी छुड़ाने की, लेकिन मेरे पास अभी भाई साहब वो नहीं है, फंड्स नहीं है छुड़ाने के लिए। मुझे 15 दिन लगेंगे अपने फंड्स का इंतजाम करने के लिए, 40 करोड़ का इंतजाम करने के लिए। तो क्या 15 दिन तक गुड्स मेरा पोर्ट पर ही पड़ा रहेगा? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक टाइम तक हमने गुड्स पोर्ट से नहीं उठाया तो कस्टोडियन को, भाई साहब कस्टोडियन को ना पावर मिल जाती है कि वो हमारे गुड्स को भरे बाजार नीलाम कर सकता है, कस्टम अधिकारी की परमिशन लेकर। जीजा साले मिलकर हमारे गुड्स को बेच बाच देंगे। इसलिए भैया यहां से तो फटाफट से हटाइएगा ताकि यहां ट्रैफिक की समस्या पैदा ना हो जाए। तो जब तक मैं फंड्स का इंतजाम करता हूं तब तक मैं गुड्स को यहां पर अपना डाल सकता हूं, महीने 15 दिन जो भी समय लगे, और जब छोड़ाऊंगा तो मुझे ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। ये कस्टम वेयर हाउस भी कस्टम कंट्रोल में ही आता है, और जब तक गुड्स कस्टम कंट्रोल में रहता है तब तक हमसे कोई ड्यूटी की बात कर नहीं सकता है। ठीक सर जी, तो ऐसे करके हमें ये जाना होगा। तो मैं आपको रीजंस बता रहा था व्हाई वी आर अवेलिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वन मोर थिंग, अब जैसे मान के चलिए एक सिचुएशन तो ये है कि मैंने मान के चलो हमारी ये 100 यूनिट बनती थी, ठीक है, और 100 की 100 यूनिट में आज यहां पर छुड़ा लेता हूं, और 100 यूनिट पर मेरी जो ड्यूटी बनती थी वो भाई साहब 40 करोड़ की यहां पर बनती थी, छुड़ा लिया, और फिर मैंने अपने वेयर हाउस के अंदर ले जाकर उसे रख दिया, और मान के चलो वेयर हाउस में मेरी जो 20 यूनिट थी वो जलकर राख हो जाती हैं। अगर जलकर राख हो गई तो क्या मेरी ड्यूटी पे फर्क पड़ेगा जो ऑलरेडी पे कर चुका हूं? नहीं सर, क्या मजाक करते हो, जो पे कर दी सो पे कर दी, यहां जले मरे जो मर्जी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यही काम यहां हुआ होता जब गुड्स कस्टम के कंट्रोल में था कि डाली थी यहां पर 100 यूनिट, लेकिन 20 यूनिट यहां जलकर राख हो जाती है किसी कारणवश, और आप 80 यूनिट ही आप क्लियर करा पा रहे हो, तो आपको ड्यूटी कितने पर भरनी पड़ेगी?
जो मिला, जब मिला, जैसा मिला, जितना मिला, आपको जो जैसा मिला है उसके ऊपर ड्यूटी भरनी होती है। आप चूंकि क्लियर करा रहे हैं इंडिया के लिए 80 यूनिट, तो तुम्हें डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की कसम ईमानदारी से बताइए ड्यूटी लायबिलिटी कितने पर आनी चाहिए? सर वो 80 पर यहां आ जानी चाहिए। तो वेयर हाउसिंग में रखने का एक फायदा आपको यह भी यहां पर मिल जाता है। यस सर। दूसरा, एक बच्चा पूछता है सर क्या हम पार्ट प्रोपोर्शनेट मतलब पार्ट ऑफ द गुड्स को यहां प्रोपोर्शनेट ड्यूटी पे करके क्लियर करा सकते हैं? यस। अगर मेरी 100 यूनिट हैं तो मैं चाहे इनको जितनी बार मैं रिमूव कराऊं, मैं चाहता हूं अभी मुझे 10 यूनिट निकालनी है तो 10 यूनिट की ड्यूटी भरूंगा जो भी बनेगी प्रोपोर्शनेट, और यहां से मैं अपने गुड्स को छुड़ाकर ले जाऊंगा। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जब मैं इस बार मुझे मतलब इस खेल में वेयरहाउसिंग वाली सिचुएशन में मुझे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? शायद 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक कि अपने गुड्स को यहां से उठवा के वेयरहाउस में रखवा के आऊंगा, और दूसरे चक्कर में मैं वेयरहाउस से अपने गुड्स को यहां पर घर लेकर आऊंगा जितने समय रखवाया है उस समय के बीतने के बाद। एग्री करते हो? यस। वन मोर थिंग आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं यहां पर जाऊंगा मेरे कबूतर अपने गुड्स को कस्टोडियन से वेयरहाउस में रखवाने के लिए, तो क्या मुझे कुछ एक ड्यूज का पेमेंट करना पड़ेगा? मैं बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे। आपको जो लगता है वो बताइएगा प्लीज। ना आप ज्योतिषी हैं ना आप अंतर्यामी हैं, आपको जो ठीक लगे वो बोलिए। आपका गलत जवाब मेरे सर आंखों पर बोलिए जरा। नहीं, ऐसा नहीं होता कौशल कि कस्टम में वेयरहाउस का रेंट ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो नॉर्मल रेंट होता है जगह के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं कि कस्टम के जो वेयरहाउस होते हैं वो कस्टम पोर्ट पर ही हो। कस्टम के वेयरहाउस कस्टम पोर्ट के बियॉन्ड भी हो सकते हैं, है ना। ये वेयरहाउस प्राइवेट पब्लिक भी हो सकते हैं। हाँ, बात करेंगे, चिंता मत करो आप। हाँ सर, देखो यहां से जब गुड्स उठेगा, जो साले साहब के कंट्रोल से उठेगा, तो ये देखना है कि जिन जिन का पेट भरना है उनका पेट भरा गया या नहीं भरा गया। अगर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट था तो क्या ट्रांसपोर्टर का पेट भरा गया है कि नहीं भरा गया, चेक कीजिए। ठीक। दूसरा, जो ये पोर्ट ड्यूज हैं कस्टोडियन, इसका जो बनता है वो अभी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस सर। लेबर को पैसे देने भैया, वो देना पड़ेगा, उसकी एनओसी आएगी, है ना। और क्या, और अभी इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं भरनी ना, क्योंकि गुड्स स्टिल अंडर कस्टम कंट्रोल। ठीक है जी। और जो वेयरहाउस कीपर का जो किराया बनेगा ना वेयरहाउस वाले का, ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे जाता है, मंथली या क्वार्टरली जैसा भी आपका एग्रीमेंट हुआ है जितने समय के लिए, वो ओवर द पीरियड आपका पेबल रहता है वैसे करके। तो चूंकि अभी आप इंपोर्ट ड्यूटी को छोड़कर बाकी सब कुछ यहां पर दे रहे हैं, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट थोड़ी सी अपने आप को अनसेफ फील कर रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आप ड्यूटी मत दो, लेकिन आप हमें एक बैंक गारंटी यहां पर जरूर दे दो, क्योंकि भविष्य में जब आप यहां से छुड़ाओगे तो आपकी ड्यूटी लायबिलिटी भी आपके प्रति बनेगी। कुछ अगर आपने गलत काम कर दिया तो पेनल्टी भी बनेगी, लेट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट भी बनेगा, तो कई सारे चार्जेस आपको अभी भविष्य में पे करने बाकी हैं। वेयरहाउस का किराया भी आपको देना होगा आगे चल के, तो आप हमें एक बैंक गारंटी दे दो। अब बैंक गारंटी कितने की दें? कहते कि जो भी आज आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बनती है उसके 3 गुने की आप बैंक गारंटी हमें दे दीजिए। इंपोर्ट ड्यूटी बनती है मान लीजिए 1 लाख रुपए की, तो उसका 3 गुना हो गया, 3 लाख रुपए की बैंक गारंटी दे दो। अब बैंक गारंटी बैंक देगा। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, एक प्लॉट था, एक या फ्लैट था, उसको मैंने बैंक के पास गिरवी रखा और उसके एवज में बैंक ने मुझे 3 लाख रुपए की बैंक गारंटी दे दी। बैंक गारंटी बोलिए या इसे बॉन्ड बोलिए, तो बॉन्ड बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। तो हम यहां पर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देते हैं। बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देंगे इंपोर्ट ड्यूटी का 3 गुना, इंस्टेड ऑफ पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी एट दिस मोमेंट, राइट। या और जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, भैया बिल ऑफ एंट्री क्या है? एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर बताते हैं कि क्या लेकर आए हैं, कहां से लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, वैसे करके बात यहां पर करी जाती है। ठीक है जी। तो हम यहां पर अपनी बिल ऑफ एंट्री भी फाइल करेंगे। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री का कलर चेंज कर दूं क्या?
हाँ सर चेंज कर दो, पहले व्हाइट वाली थी, अभी वेयरहाउस में लेके आ रहे हो तो हमने देखा कि वेयरहाउस अक्सर येलो कलर का पेंट हो रखा होता है वेयरहाउसेस के ऊपर, तो यहां पर ना येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री अपनी रख लीजिए। बट सर इलेक्ट्रॉनिकली येलो और ये कलरिंग क्या होती है, लिखा होता है। जब मैनुअल थे तो कागज ही येलो कलर का होता था, अब इलेक्ट्रॉनिकली है तो उस पर लिखा होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग और येलो टाइप लिखा होता है, कलर येलो वैसे करके। ठीक है जी, तो येलो कलर की और ये भी आपकी सेक्शन 46 में ही फाइल की जाती है। तो येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री यहां पर सौंप दी जाएगी अलोंग विद द बॉन्ड एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट, और यहां पर आपका गुड्स पहुंच जाता है। अच्छा जी, अब मान लो आपने साल भर के लिए गुड्स रखा था। अच्छा, इस प्रक्रिया को पता क्या बोलते हैं, जो आप यहां वेयर हाउस में रख के आए, इससे बोलते हैं बाबू बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब आपने बॉन्ड भर के अपने गुड्स को बॉन्डेड वेयर हाउस में जमा करा दिया है। साल भर का आपका मान लो वहां पर पीरियड था। मन में प्रश्न आता है कि सर जी कितने समय तक वेयर हाउस में गुड्स रह सकता है, तो अमूमन मोटा मोटी मान के चलो साल भर तक के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जैसे 100% ईओयू होती है तो उसके लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितने समय तक रह सकते हो, जब तक चाहो तब तक रख सकते हो, पर अमूमन अदरवाइज लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए 1 साल तक रखा जा सकता है। साल बीत गया, साल बीतने के बाद अब आपको यहां से फिर से जाना पड़ेगा। किसके पास जाएं इस बार अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए, हमें वेयर हाउस कीपर से जाके मिलना होगा या कस्टोडियन से या फिर कस्टम अधिकारी से। सर कस्टोडियन का रोल तो रह नहीं गया है, और वेयर हाउस कीपर की औकात क्या कि आपको ऐसी गुड्स पकड़ा दे, आपको मिलना पड़ेगा इनसे, जो ये व्यक्ति है कस्टम अधिकारी। क्या मुझे अगेन एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी या नहीं? बताइए जी। सर जी यहां पर आकर ना देखो, ये कस्टम अधिकारी के पास में ही जाना होगा और अगेन हमें एक बिल ऑफ एंट्री यहां पर आकर फाइल करनी पड़े। फॉर्म है, अरे कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो उसमें बताओगे बिल ऑफ एंट्री के अंदर कि ये हमारा गुड्स है, वेयर हाउस में रखा है, इतने यूनिट है, ये इसकी वैल्यू, ये इसका रेट है, ये ऐसे करके, और इस पे इंपोर्ट ड्यूटी बनती है, और ये लीजिए हमने इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट यहां पर आकर कर दिया है। कस्टम ड्यूज, ये पोर्ट ड्यूज ऑलरेडी पे कर चुके थे, ट्रांसपोर्टर के चार्जेस ऑलरेडी पेड हैं, एक एनओसी लगा के देनी है। कहां से बताइए, हमें चारों प्राणियों का ध्यान रखना है कि चारों का पेट भरा हुआ है या नहीं, कुछ का पहले ही भर चुके थे, वेयर हाउस कीपर रह गया है, एक एनओसी उससे लाकर देनी होगी कि नहीं भाई। अरे 5 व्यक्ति हैं, इनसे ही बातें करता रहूंगा मैं 11 क्लास तक, मैं बता रहा हूं आपसे, और कोई है ही नहीं यहां पे, पूरी फिल्म में इस पर्दे पर इतने व्यक्ति हैं। यहां से एनओसी मुझे लाकर देनी पड़ेगी कि भाई आपका सारा जो किराया वराया बनता था वो सारा कुछ पे हो चुका है। तो जैसे सारा कुछ चेक हो गया, यहां से एक क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू किया जाएगा, गेट पास बना के दिया जाएगा, और गेट पास में इसके लिए इंस्ट्रक्शन होंगे कि भाई चलिए और इनको इनके गुड्स की डिलीवरी दे दीजिए। तो यहां पर गड्ढे लेकर आए होंगे, गुड्स की लोडिंग करवाते हैं, गड्डी चलिए छलांगा मार दी। वेयर हाउस वाले ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी दे देते हैं, तो अगर आपके पास ट्रक नहीं है तो उन्हीं की गाड़ी छलांगे मारती आएंगी, आपसे चार्जेस वो ले लेते हैं। तो वैसे करके ऐसे एक बॉन्डिंग हुई, और बॉन्डिंग के बाद जब छुड़ा के लाए तो इस प्रक्रिया को बोला गया डी बॉन्डिंग। और सर जब ड्यूटी पे कर दी है तो जो बैंक गारंटी थी वो हमें वापस मिल जाएगी। यस, वो बैंक गारंटी आपको वापस यहां पर दे दी जाएगी वैसे करके। दूसरी एक और बात बताऊं सर, यहां पर अगर मान लीजिए वेयर हाउस के अंदर 20 यूनिट में आग लग गई तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए अगर 20 यूनिट में आग लग जाती, बच्चे ने सवाल पूछा था, तो वहां पर जो इंपोर्टर बाबू है उसे तो ड्यूटी नहीं भरनी है क्योंकि उसके हाथ में वो 20 यूनिट आई ही नहीं। तो वो 20 यूनिट पर जो ड्यूटी का लॉस हुआ उसे क्या गवर्नमेंट बेयर करेगी? द आंसर इज यस। सर उसे वेयर हाउस कीपर बेयर नहीं करेगा? नहीं, सरकार ही बेयर करके चलेगी उसे। अब ये नुकसान सरकार का हो गया है वैसे करके। बिल ऑफ एंट्री, बच्चा पूछ रहा बिल ऑफ एंट्री से क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखा, क्या मतलब इसका बताओ? तो यहां इस पूरे खेल के अंदर 2 बार चक्कर लगाने पड़े, 2 बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, यहां पर आकर बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, और ये बिल ऑफ एंट्री थी जो डिबॉन्डिंग वाली थी, ये ग्रीन कलर की थी, हरे रंग की। जैसे ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, सिग्नल जो होते हैं, ग्रीन का मतलब क्या होता है चलो, और येलो का मतलब रुक जा रहा, ठहर जा भाई ठहर जा। येलो ठहरने का होता है। तो अपने गुड्स को वेयर हाउस में ठहराने के लिए येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री थी, और वहां से बाहर निकालने के लिए ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री हम फाइल करके चलते हैं। आइए देखते हैं, ये पूरी बात मैंने आपको यहां पर दे रखी है, 2 पेजेस लगा रखे हैं इसी के लिए मालिक, आपको अच्छा लगेगा। देखना मैंने ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है कबूतर मेरे।
यहां लिखते हैं हम ऐसे करके कि बैकग्राउंड है और आपका ये ऐसे ऐसे करके गुड्स यहां पर आया है। नंबर 1, ये गुड्स आपका कस्टोडियन कस्टडी में यहां आ गया था और यहां से अगर मान लीजिए आपका गुड्स निकलता है लाइक वेयर हाउस की तरफ जाता है, वेयर हाउस कीपर की तरफ जाता है, तो वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं की जाएगी क्योंकि गुड्स अभी कस्टम के कंट्रोल में ही है। और जब तक गुड्स कस्टम के कंट्रोल में होता है, कस्टम बैरियर के अंदर है, कोई ड्यूटी की डिमांड नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कस्टम बैरियर को पार करता है, चाहे सीधा पोर्ट से ही, चाहे वो पोर्ट से पार कर रहा हो, है ना, या फिर वो आप अगर यहां से लेके जाएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी की बात करी जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए वो यहां से लेकर जा रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी की बात होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो वेयर हाउस कीपर है वो डायरेक्ट अपना जो गुड्स है वो श्रीलंका के लिए एक्सपोर्ट कर दे, पॉसिबल है। अमेरिका से इंपोर्ट किया, वेयर हाउस में डाला और जब निकला तो सीधा वेयर हाउस से श्रीलंका चला गया। क्या यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल का वास्ता है, बताइए। नहीं सर, जब हमारा जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया में है ही नहीं तो इंडिया में ड्यूटी कलेक्ट होगी ही नहीं सर, क्योंकि हमने उसे हवाई हमने उसे डायरेक्ट ही यहां से एक्सपोर्ट कर दिया है। और सर अगर ऐसे हो तो कि मान लो हमने अपना गुड्स होम कंजम्पशन के लिए छुड़ा लिया, इंडिया के लिए छुड़ा लिया, इंपोर्ट ड्यूटी भर दी और भरने के बाद अब हम उसे एक्सपोर्ट करें तो क्या मुझे इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, डेस्टिनेशन बाहर है तो इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी नहीं रख के चलेगी। अच्छा ठीक है जी। क्वेश्चन पूछता है बच्चा, सर इफ वी आर टेकिंग पार्ट ऑफ द गुड्स देन बिल ऑफ एंट्री ऑल्सो टू बी मेड फॉर द सेम गुड्स। ठीक है, हाँ, पार्ट ऑफ द के लिए गुड्स के लिए बनेगी। फॉर एवरी टाइम वी रिमूव गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस डू वी नीड टू फाइल न्यू बिल ऑफ एंट्री? भैया मेरे बिल ऑफ एंट्री एक फॉर्म है। एक छोटी सी बात बताओ, तुम वेयर हाउस में जा रहे हो अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए, तो तुम क्या बताओगे नहीं वेयर वहां पर जाकर कस्टम अधिकारी को कि मैं ये हूं, मेरा गुड्स वेयर हाउस में रखा हुआ है, इतने यूनिट रखी हुई हैं और मैं 10 यूनिट वहां से छुड़ाना चाहता हूं, उसके संबंध में ये ड्यूटी बनती है। क्या ये इंफॉर्मेशन आप अधिकारी को कम्युनिकेट करोगे कि नहीं करोगे? बिना कम्युनिकेट करे तो भाई कुछ काम नहीं हो सकता ना, कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। तो जिस कागज के टुकड़े के अंदर आप ये कम्युनिकेट कर रहे हो उसी कागज के टुकड़े को हम लोग बिल ऑफ एंट्री के नाम से जानते हैं। वेरी सिंपल है कि नहीं, बताओ? ओके सर जी। यूएसए से बाई करा और श्रीलंका भेज दिया, कस्टम ड्यूटी लगेगी अगर पोर्ट पे आया ही नहीं तो? एक बात बताइए, यहां यूएसए से कोई किसी व्यक्ति का माल यहां समंदर में होते हुए श्रीलंका जा रहा था, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? अरे यहां तो तुम ये सवाल पूछ रहे हो कि तू कौन कि मैं खामोखा। अरे गुड्स बाहर से बाहर जा रहा है, तुम्हें क्या मतलब पड़ा है? ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई व्यक्ति पब्लिक रोड पर होकर जा रहा था अपने रास्ते और तुम दौड़ दौड़ घर से बाहर निकल के आते हो और पूछते हो कौन है, कहां जा रहे हो, क्या लाए हो? वो भाग जाएगा कि यार पागल आ गया। अरे जा रहा जान दो, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें कहां छेड़ रहा है वो? तो यूएसए से श्रीलंका जा रहा, जान दो। क्या फर्क पड़ रहा भाई? भाई तुम्हारे यहां आया और तुम्हारे यहां से डायरेक्ट पोर्ट से छुड़ाया नहीं, इंडिया के अंदर के लिए नहीं छुड़ाया, डायरेक्ट चला गया तो इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं होगी। हां, आपने यहां छुड़ाया, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये गुड्स इंडिया में कंज्यूम होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी ले ली गई। फिर यहां से फिर आपने ये चक्कर चला दिया तो अब वापस भेज दिया तो इंपोर्ट ड्यूटी जो ली गई थी उसको यहां पे रिफंड कर दिया जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हां बोलो। हां, लोकेशन ऑफ वेयर हाउस क्या होगी सर? ये कहीं पर भी हो सकता है, एट पोर्ट और फार अवे फ्रॉम द पोर्ट। ये पोर्ट पर भी हो सकता है या पोर्ट से कहीं दूर भी हो सकता है। ऐसा नहीं, मैंने बोला था कि जरूरी नहीं कि पोर्ट पर ही मौजूद हो, कस्टम का वेयर हाउस कहीं भी हो सकता है। ये पब्लिक और प्राइवेट कैसा भी हो सकता है मालिक। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका मुंबई कस्टम पोर्ट है, हाँ जी, जो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, आईओसी है, जयपुर राजस्थान में है। तो इन्होंने अपना अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हैं बड़े बड़े, और ये जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स इनके बने हुए ना बाबू, इनके लिए इन्होंने लाइसेंस ले रखा है, इनको दर्जा दिलवा रखा है बॉन्डेड वेयर हाउस का। ठीक है, कस्टम वालों से, अपना खुद का है।
अपने प्रीमाइसेस में हैं, लेकिन इनसे कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस का दर्जा दिलवा रखा है। जब यहां पोर्ट पर इनका सामान आता है तो सीधा ये इसे यहां पर ले जाते हैं। बिल ऑफ एंट्री कौन सी फाइल करते होंगे? सर बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 फाइल कर दी है, येलो वाली, कि हम वेयरहाउस के अंदर लेकर जा रहे हैं और यहां पर ले जाकर इसको भर देते हैं। क्या इस मोमेंट पर इन्हें ड्यूटी का पेमेंट करना होता होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हां, जब ये अपने इस पेट्रोलियम को यहां से बाहर निकालेंगे तो आपको अगेन एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 46, और वो ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री इस बार फाइल करनी होगी। और जितना भी क्वांटिटी आपने निकाली है उसके संबंध में आपको इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। मन में छूटते सवाल आ रहा होगा, है सर जी ये तो बड़ा आसान है, तो सर फिर ये जो व्यक्ति है ये चीटिंग नहीं करेगा क्या, कि यहां से ये बिना कस्टम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किए हुए अपने प्रीमिसेस में तो है, तो यहां से वो आएगा सर और कभी भी जितना मर्जी निकाल लेगा, बात खत्म सर? नहीं बच्चा मेरे, निकालने को तो निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए हिदायत दी गई है कि देखिए अगर आपने ऐसा किया, यहां आप 1000 लीटर कह लो या जो भी कह लो, या 1 लाख लीटर कह लो, आप यहां 1 लाख लीटर ये पेट्रोलियम लेकर आए थे। अगर आपने इसमें से 1 लोटा भर के भी निकाल लिया ना भाई साहब, अगर आपने इसमें से 1 लोटा भर के भी निकाल लिया बिना हमारी परमिशन के, तो अट्टा माझी सटकली, तो भाई साहब फिर पूरे के पूरे इस टैंक में जो भरा है उसके संबंध में आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा अभी के अभी। आपको उसके संबंध में पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अभी के अभी, और लेट हुआ तो उसका भी ब्याज आपको देना यहां पर पड़ जाएगा अभी के अभी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे गुड्स को सीज करके भरे बाजार नीलाम कर देंगे अभी के अभी। समझ में आ गई बात? इसलिए चीटिंग अलाउड नहीं है। 1 लोटा भी पेट्रोल आप यहां से नहीं निकाल सकते बिना कस्टम अधिकारी की इजाजत के। ऐसा प्रोविजन यहां पर इन्होंने बना रखा है। सर यदि गुड्स इंपोर्ट करें देन कुछ मॉडिफाई करके एक्सपोर्ट करें देन ड्यूटी रिफंड होगी या नहीं होगी? यस होगी, मैं बताऊंगा, आएगा अगले डायग्राम में वो चीज आ जाएगी, डोंट वरी, रिफंड होगी तब भी। तो ये करके है, तो बोल रहे हैं यहां पे आके कि ये पब्लिक वेयरहाउस हो सकता है आपका, प्राइवेट वेयरहाउस हो सकता है आपका, और ये आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जयपुर वाले का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, वैसे करके ऑन रिमूवल लाइबल टू इंपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी। वेयरहाउसिंग क्यों कराते हैं, क्यों वेयरहाउसिंग की सुविधा लेते हैं? ड्यू टू लिक्विडिटी इशू। अभी मेरे पास फंड्स नहीं था, फंड्स आएंगे तब तक के लिए वेयरहाउस में डाल सकता हूं। मेरा शिपमेंट जल्दी आ गया, अभी मैंने प्लान नहीं किया था, मैंने इकट्ठा पूरा एनुअल क्वांटिटी मैंने इकट्ठी मंगा ली पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट, तो अभी उसको छुड़ाने में फायदा नहीं है क्योंकि मैं पैसा ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका हूं। ड्यूटी में पैसा ब्लॉक मत करना, कस्टम के वेयरहाउस में रखवा दो, हर महीने विथड्रॉ करते रहो, जब जितनी आवश्यकता पड़े उतना वहां से ले आइए। ड्यू टू स्पेस इश्यू मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर हम उसे रख सकते हैं। और ये रहा इसका पूरा फ्लो मेरे कबूतर। ए से लेके डी तक पोर्ट टू वेयरहाउस की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो बॉन्डिंग की प्रक्रिया है हम उसे देख रहे हैं। और उसके बाद में ई से लेके एच तक की जो कहानी होगी वो हमारी यहां पर डी बॉन्डिंग की करवाई जाएगी। ठीक है जी, कैसे कैसे देखना जरा, सब कुछ जो वैसे ही है कि जो नहीं, जो हमने सीखा है। फाइल करी एप्लीकेशन, वैल्यू इतनी थी, बिल ऑफ एंट्री हमने फाइल करी इसके लिए, और रेट ऑफ ड्यूटी ये बनता था। और 46 के अंदर वाई मतलब येलो, वाई का मतलब है येलो, येलो कलर की हमने बिल ऑफ एंट्री अपनी फाइल कर दी है विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। बॉन्ड दिया है यानी कि एक अंडरटेकिंग होती है और एक उसमें बैंक गारंटी साथ में लगाई जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी का 30 गुना, अगर इंपोर्ट ड्यूटी 10,000 बनती है, 30,000 रुपए का बॉन्ड यहां पर हमने दे दिया और मान लो 6 महीने के लिए इसको रखवाया था। नंबर बी पर आ जाइए, उससे पहले A1 पे आइए। पोर्ट ड्यूज का पेमेंट हमें अभी यहां पर करना पड़ जाएगा कस्टोडियन को, और भाड़े का भी देख लेंगे, अगर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है तो देंगे, वरना सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑलरेडी उसका पेमेंट हो चुका होगा। यहां पर ये सब कुछ चेक करेगा, बॉन्ड की वैल्यू चेक करेगा कि बाकी सारे कागजात ओके हैं कि नहीं। उसके बाद यहां पर एक क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा कि भाई आप इस गुड्स को कस्टोडियन जी रिलीज कर दो। कहां के लिए? वेयरहाउस के लिए, घर के लिए नहीं, वेयरहाउस के लिए आप इसे रिलीज कर दीजिए। और ये जो क्लियरेंस ऑर्डर बनता है, ध्यान रखोगे, सेक्शन 60 में बनता है।
ये जो इंटरनल ट्रांसफर है, कैसा ट्रांसफर है ये? इंटरनल। इंटरनल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गुड्स इस ऑर्डर की वजह से गुड्स कस्टम के कंट्रोल से बाहर नहीं जा रहा है, वो अंदर ही अंदर है अभी। तो ये है आपका इंटरनल ट्रांसफर। तो सेक्शन 60 में आपका बनाया जाता है। फिर ये गुड्स आपका ट्रांसफर होकर वेयरहाउस में आ जाता है। बॉन्डिंग की प्रक्रिया खत्म हुई। अब आती है आपकी डीबॉन्डिंग। डीबॉन्डिंग के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए। ये आ गया आपका स्टेप नंबर ई करके। ऑन मैच्योरिटी इंपोर्टर फाइल करेगा एप्लीकेशन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68 में। सर अगर मान लो कोई बंदा मैच्योरिटी तक ना पहुंचे, तो अगर मैच्योरिटी पे छुड़ाने के लिए नहीं पहुंचते हैं तो कस्टम वाले तो इंतजार करके बैठे होते हैं ना कि भैया अब मैच्योरिटी होगी तो इंपोर्ट ड्यूटी के पैसे आएंगे आएंगे आएंगे। अगर कोई ना पहुंचे अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं पता है? डीम्ड टू बी रिमूव्ड। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देते हैं। जहां पर डीमिंग फिक्शन लग जाता है आपको चीज वैसे ही माननी पड़ती है। अगर मैं बोल दूं कि ये आपका डीम्ड स्नेक है तो आप इसे स्नेक ही कहेंगे, आप इसे पेंसिल नहीं कह सकते। आपका ये तर्क कि नहीं साहब स्नेक में तो जहर भरा होता है, इसमें कौन सा जहर भरा हुआ है, इसलिए हम इसे सांप नहीं मानेंगे, ऐसी कि तैसी अपने तर्क अपने पास में रखो। जो कह दिया सो कह दिया। उसके बाद आवाज नीचे। अगर मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से उगता है, डीम्ड है, तो आपको वही मानना पड़ेगा कि हाँ डीम्ड है। मतलब जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा। वो वाला कॉन्सेप्ट पे आपको चलना होता है, डीम्ड कॉन्सेप्ट के अंदर आकर। तो अगर आपने नहीं उठाया तो उठा हुआ मान लिया जाएगा। वो डायलॉग है ना एक कि 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। तो यही कह रहे हैं कि भैया या तो तू अपने गुड्स को उठा ले जा, नहीं तो उठा हुआ मान लिया जाएगा। उठवा देंगे, बिना उठे ही उठा हुआ मान लिया जाएगा। अर्थात आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पेबल हो जाएगी। और अगर आपने पे नहीं किया तो बात बात पे धमकी मिलती है कि तुम्हारे गुड्स को भरे बाजार नीलाम कर दिया जाएगा, बेइज्जत कर दिया जाएगा। क्या बात है। ऑन मैच्योरिटी इंपोर्टर फाइल करता है एप्लीकेशन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68। ये जो ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री है ये आपकी अंडर सेक्शन 68 फाइल की जाती है। व्हाइट और जो येलो वाली पहली बिल ऑफ एंट्री होती थी फर्स्ट नंबर की, वो 46 में होती थी। और ये जो डिबॉन्डिंग वाली है ये आपकी जी, तो वैसे करके आगे बोलते हैं। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, आप जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बनती है उसका पेमेंट करेंगे। बैलेंस वेयर हाउसिंग चार्जेस, बैलेंस का मतलब इसलिए क्योंकि ओवर द पीरियड आप ऑलरेडी पे कर रहे थे, अगर अब कुछ बकाया है तो उनका भी पेमेंट कर दीजिएगा। नाउ कस्टम ऑफिसर गेट पास यानी क्लियरेंस ऑर्डर इश्यू कर देगा और ये क्लियरेंस ऑर्डर भी अंडर सेक्शन 68 में ही आ रहा है। और नाउ टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, और डिलीवरी लीजिए और गाइए गाड़ी चली है छलांगा मार दी, और छलांगे मारते मारते आप अपने यहां पर आ जाइए। तो बताइए आसान है कि नहीं है कस्टम से छुड़ा के लाना? एक होता है डायरेक्ट फ्रॉम द पोर्ट और एक होता है इनडायरेक्ट वेयर हाउस के थ्रू जब लेकर आते हैं कि पहले वेयर हाउस में डाल के आए फिर वहां से उसे छुड़ाकर लेकर आते हैं। ठीक है, यस। सर सीआईएफ के केस में एक्सपोर्टर पेमेंट रिसीव करने के तब एलिजिबल होता है जब गुड्स डेस्टिनेशन पोर्ट पर पहुंच जाए। फिर सीआईएफ प्रीपेड कैसे होता है? अरे बड़बक, वो ट्रांसपोर्टर वाला तो उससे पैसे ले लिए होंगे ना, मैं उसको सीआईएफ दे रहा हूं, भले ही वो एलिजिबल है उसने यहां पर पहुंचा दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टर तो उसी से मांगेगा ना। मतलब अल्टीमेटली मेरी जिम्मेदारी नहीं है टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टर, अगर मेरा सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है तो। और अधिकारी को बस यही चेक करना है कि क्या आपको देना बनता है कि नहीं बनता। मैंने कहा मैंने देना बनता ही नहीं है, बात खत्म। तो ट्रांसपोर्टर से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं रह जाता है, दैट्स इट। ये देखना है यहां पर और कुछ नहीं। ठीक है जी, ओके चले, यस। अब देखना एक ट्राइंगुलर है, कहीं आपको परेशानी ना हो, तो मुझे लगता था कि यहां परेशानी हो सकती थी। पोर्ट से एक तो ये है होम आ गए, जब पोर्ट से होम आते हैं तो बताइए बिल ऑफ एंट्री कौन से सेक्शन में फाइल होती है? बिना देखे बता सकते हो तो यू आर सुपर जीनियस। बिना देखे जो बता सकता है जीनियस। सर जी हम बताएं? हाँ बताना तुम्हें ही है सर। जब पोर्ट से घर आते हैं तो बिल ऑफ एंट्री 46 की होती है, व्हाइट वाली होती है। क्लियरेंस ऑर्डर किस सेक्शन में पास होता है? 47(1) में पास होता है। वेरी गुड।
जब आप बॉन्डिंग के लिए जाते हो तो जो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे बॉन्डिंग के लिए, वो भी सेक्शन 46 में होती है। और इस इंटरनल ट्रांसफर के लिए जो ऑर्डर पास होगा, क्लियरेंस ऑर्डर, वो सेक्शन 60 में पास करवाया जाता है। वेरी गुड। एंड उसके बाद भाई मेरे आगे बोलते हैं कि जो डीबॉन्डिंग की बात जहां पर की जाती है, ये तो बॉन्डिंग होगी ना भाई, ये होगी बॉन्डिंग। और जब डीबॉन्डिंग की बात की जाती है तो जो बिल ऑफ एंट्री है वो सेक्शन 68 में आएगी और ग्रीन वाली आएगी। एंड क्लियरेंस ऑर्डर भी अंडर सेक्शन 68 में ही आएगा। तो ये सेक्शंस आपको याद रख सकते हो या नहीं, मुझे बताइएगा। अगर रख सकते हो तो यू आर रियली रियली जीनियस। ओके, अब बढ़ते हैं भाई मेरे आगे की तरफ। यह है ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट। इस पे मैं लौट के अभी आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बात मुझे और आपसे करके चलनी है। यहां आएंगे चार्ट नंबर 10 पर। आप सुबह सुबह पानी पीते हैं कि नहीं पीते? मैं तो पीता हूं और पी लेता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो बेड पर बैठकर क्लास देख रहे हैं? बेड वाले कितने हैं? ईमानदारी से बताना। भाई साहब, बेड पर बैठकर मत देखा करो। आप कब लंबे पड़ जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलता है। विश्वास मानो मेरी बात का। कुर्सी और मेज पे बैठा करो, ज्यादा अच्छा रहता है। चलो आगे बात करते हैं। मेरी फेवरेट जगह है गोवा। मुझे जब भी 3 दिन की छुट्टी लगातार मिल जाती है तो मैं आपको यहां दिखूंगा ही नहीं। इस धुएं और पोल्यूशन के माहौल से मैं बाहर निकल जाता हूं तुरंत। हाँ, हमारी तो स्टडी टेबल है, ऐसी कि तैसी। जरूर तुम स्टडी टेबल पर बैठे होगे, तुम स्टडी टेबल है। तो मैं गोवा निकल जाता हूं। पिछली बार जब मैं गोवा गया था तो क्या था जी, तो यहां ये दिल्ली आ गया और यहां है गोवा और यहां है मुंबई। मुंबई। तो मुझे फ्लाइट चाहिए थी यहां से, यहां की गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए थी। अब वो नहीं मिल रही थी। फ्लाइट कैसे मिल रही थी कि भाई पहले दिल्ली से मुंबई की मिलेगी और एक फ्लाइट, और फिर यहां से मुझे फ्लाइट चेंज करनी होगी और दूसरी फ्लाइट से फिर मैं यहां से गोवा पहुंचूंगा। तो जाना तो था ही, तो क्या करें? ओए होए, ओहो, गोवा क्यों? गोवा में ऐसा क्या भाई, मैं गोवा नहीं जा सकता क्या? बताओ। मुझे जहां पानी होता है उसके किनारे पर रहना बड़ा अच्छा लगता है और मैं ऋषिकेश भी जाता हूं। वहां पर जाइए, गंगा स्नान कीजिए पहाड़ियों के बीच में, चोटी वाले का खाना खाइए और वहीं गंगा किनारे पड़े रहो, ऐसे बस रिलैक्स होके पड़े रहो। वहीं पर बड़ा आनंद आता है भाई साहब। ऐसे समुद्र किनारे होता है। हाँ जी, तो हमें ऐसे जाना चाहिए। हाँ, गोवा का गोवा, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉ के हवा जी। तो 2 फ्लाइट हो जाएंगे ऐसे करके। तो इसमें से उतरेंगे, इसमें चढ़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा ना आपके कस्टम में भी होता है कई बार। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, रफ वर्क कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। सर बुरा क्यों मानेंगे? हाँ, रफ वर्क मुझे करने की बड़ी आदत है क्योंकि इसमें मैं आपके मन की बात जान लेता हूं। सूजी, ओ भैया तू तो बहुत पुराना बच्चा, मतलब सूजी, समझ गया मैं तेरी बात। आनंद बहुत आता है। वही तो, आनंद बहुत आता है साहब। हाँ, तो यहां पर आकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अरे कहीं तुम बच्चे बड़े हो गए हैं। अब देखो, सूजी नाम लिया है तो मुझे दिख गया है कि ये वही बच्चा है जो इंटरमीडिएट वाले बैच में था। सीए इंटरमीडिएट, जब हमने जीएसटी में पढ़ा था, इंटरमीडिएट में जीएसटी, तो वहां थे बच्चे ये वाले। ये सूजी वूजी वाले बच्चे वही हैं। ये मैं जानता हूं इन्हें अच्छे से। यहां आ जाओ। तो इसका मतलब अगर तुम वही हो तो बच्चा बड़ा हो गया, मतलब है तुम बड़े हो गए हो और तुम फाइनल में आ गए हो। हाँ सर जी, हम वही वाले बच्चे हैं। अरे ले ले मेरा बच्चा, अरे मेरा कबूतर। अब मुझे तुम ना अब बड़े नहीं दिख रहे, अभी तक बड़े दिख रहे थे, अब छोटे छोटे दिख रहे हो अब तुम मुझे कि ये तो वही हैं। मासूम से कोमल से जो चेहरे थे वही हैं जी।
हाँ वही मैं कह रहा था। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि सपोज कीजिए भाई हम रहने वाले हैं कोलकाता के, बाबू मोशाय कलकत्ता, हमारी फैक्ट्री है कलकत्ता में, और हमने अमेरिका से कुछ माल खरीदा था, यूएसए से माल हमने खरीदा था। ठीक साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई साहब जो चक्कर क्या पड़ रहा था कि जो शिपिंग कंपनी थी जो हमारी यहां पर शिपिंग कंपनी बनती थी ना, तो उसने कहा हमसे, हमने तो कहा भैया कि हमें अपना माल यहां से यहां पहुंचवाना है, बताइए क्या आप पहुंचा के दोगे या नहीं। ये शिपिंग कंपनी कहती है सॉरी हमारे जो जहाज का परमिट है वो सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र तक का है, हम आपका माल महाराष्ट्र तक तो पहुंचा सकते हैं, उसके आगे हम नहीं पहुंचा सकते। तो बताइए क्या मैं ऐसी कंपनी के साथ टाई अप करूं या ना करूं। कह रहे महाराष्ट्र तक पहुंचा देंगे, उसके बाद आगे का इंतजाम आप खुद कर लीजिएगा। तो भैया ये मेरे लिए बड़ा बर्डनसम हो जाता है कि इसका इंतजाम मैं खुद करूं, कि यहां से पहले माल यहां उतरवाऊंगा, फिर दूसरी कंपनी से बात करूंगा, फिर दूसरी कंपनी का जहाज में लोडिंग करवाऊंगा। तो भैया मेरे तो रायता फैल जाएगा। मैं तो डायरेक्ट फ्लाइट चाहता हूं कि मतलब डायरेक्ट वेसल चाहता हूं कि वहां पर मुझे आकर मिल जाए। अच्छा, वैसे किसी को भी ना, कस्टमरों को भी मना नहीं करना चाहिए। सफल दुकानदार की यही पहचान होती है। आपने देखा होगा, मान लीजिए मेडिकल स्टोर पर मैं दवाई लेने के लिए जाता हूं और उस मेडिकल स्टोर पे वो दवा नहीं है, तो जो समझदार दुकानदार होगा पता क्या करेगा, भाई साहब दवा मिलेगी, वो चुपके से अपने लड़के को निकाल कर भेजेगा कि जा पड़ोस की दुकान से ये वाले दवा लेकर आ। वो दवा लेकर आएगा और भले ही एक रत्ती का प्रॉफिट उससे ना हो, वो आपको दवा दे देगा। ऐसा करके उसने आपका विश्वास जीत लिया है। मतलब ये कि भाई अगर मैं इस दुकान पे आऊंगा तो जो दवा मैं लेने के लिए आया हूं वो पक्का मिलेगी, ये गारंटी है। तो मैं 100 दुकानें छोड़कर ऑलवेज उसी दुकान पर पहुंचूंगा कि ये भरोसेमंद दुकान है, यहां पर मुझे दवा पक्का मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर है कि कस्टमर आया है भैया, तो मना बिल्कुल मत करो। अगर आपका जहाज सिर्फ यहीं तक जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। एक मान लीजिए ये कंपनी है एसआर शिपिंग कंपनी है, तो क्या एक शिपिंग कंपनी दूसरे से टाई अप करके रखो अपने, भाई ऐसा शिपिंग कंपनी तुम टाई अप करके रखो दूसरी शिपिंग कंपनी से। आप इसको एश्योर कर दोगे ठीक है भाई साहब डिलीवरी आपको कलकत्ता मिलेगी, आप घर जाइए, सारा हेडेक हमारा है। अब इसका अपना खुद का जो वेसल था वो इस गुड्स को लेकर यहां तक आएगा, और फिर ये ऐसा शिपिंग कंपनी ही जिसका टाई अप दूसरी शिपिंग कंपनी से है, खुद ब खुद ये अनलोडिंग और फिर दूसरे शिप के अंदर लोडिंग करवाएंगे और शिप के वास्ते यहां से इनका माल यहां पर पहुंचा दिया जाएगा। हम इंपोर्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे कि उसका माल ऐसे शिफ्ट होकर आया है और उसका माल जहां चाहिए वहां मिलेगा। तो मेरे लिए तो एक तरह से वही होगा कि हाँ मेरा माल डायरेक्ट आया है, वैसी वाली बात ही यहां पर हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया आपने देखी यहां पर आकर कि पहले गुड्स यहां से यहां आया और फिर दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया गया, ध्यान से सुनना जरा, ये ट्रांसफर किया गया इन अनदर वेसल, ट्रांसफर किया गया इन अनदर वेसल, इसी को बोल देते हैं ट्रांस, यहीं से निकलता है शब्द ट्रांस अनदर शिप, ट्रांसफर इन अनदर शिप, ट्रांसशिप और मेंट और जोड़ दीजिए, इसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, मतलब ट्रांसफर इन अनदर शिप। जिस पोर्ट पर गुड्स फर्दर जर्नी के लिए दूसरे शिप में ट्रांसफर किया जा रहा है वहां पर उस गुड्स का नाम आ जाता है गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई? हां सर जी आ गई है। तो मेरे बच्चा देख ऐसे करके वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ये एक शिपिंग कंपनी ही है आपकी, ये शिपिंग कंपनी ही है। क्या लिखा है इसने लिखा है ये शिपिंग कंपनी की वेबसाइट में दिखा रहा हूं आपको, एक अ शिपिंग कंपनी दैट ब्रिंग्स इट्स कस्टमर्स आउटस्टैंडिंग ग्लोबल कवरेज। वो कह रहे कि हमारी कंपनी ऐसी है कि आप वर्ल्ड वाइड
कहीं से कहीं पर भी माल पहुंचवा लीजिए। तो बताइए ऐसी कंपनी का व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। इतने जहाज तो इसके पास हो नहीं सकते कि संसार में कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन इसने और शिपिंग कंपनी से टाई अप्स कर रखे हैं इस काम के लिए। ग्लोबल कवरेज, कनेक्टिंग ऑल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सब कुछ हम यहां पे अपना कवर करके चलते हैं। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, पूरा भूगोल हमारे हाथ में होता है। तो यहां से क्या हुआ कि यूएसए से इनका एक 100 यूनिट लेकर माल चलता है, और ये शिपिंग कंपनी का वेसल था, नाम था इसका चेतक। चेतक। अब ये चेतक पहुंचता है कबूतर मेरे मुंबई कस्टम पोर्ट पर। इसकी जर्नी बस यहीं तक की थी। यहां से ये दूसरे वेसल के अंदर लोड कर दिया जाता है, और जो दूसरा वेसल था रीलोड किया गया, उस वेसल का नाम था जलपरी। आय हाय, ये जलपरी के माध्यम से आगे ले जाया जाता है केरला कस्टम पोर्ट। सपोज करो हमारा गुड्स केरला पहुंचना था, और केरला में आकर ये जो इंपोर्टर बाबू हैं ये इस गुड्स की डिलीवरी यहां पर ले लेते हैं। मेरे कुछ एक सवाल हैं आपसे, क्या आप जवाब दोगे? आप सभी को पार्टिसिपेट करना है भाई मेरे। मेरा पहला सवाल, यहां पर नंबर ऑफ जर्नी कितनी है? सर नंबर ऑफ जर्नी, आप भी लिखते रहो, मैं भी बोलता रहूंगा, लेकिन लिखना सबको प्लीज, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यहां जर्नी कितनी है? सर 2 जर्नी है। एक तो ये होगी सर जर्नी नंबर 1, और सर एक ये हो गई जर्नी नंबर 2 करके हो गई हैं, जिसमें 2 लोग यहां पर इन्वॉल्व हो गए हैं। जहां तक सवाल है डॉक्यूमेंटेशंस का, बताइए इंपोर्ट मैनिफेस्ट नाम का जो डॉक्यूमेंट है कौन किसको देगा? 3 डॉक्यूमेंट की बात करूंगा, एक इंपोर्ट मैनिफेस्ट की बात करूंगा, एक बिल ऑफ लेडिंग की बात करूंगा, और एक बिल ऑफ एंट्री की बात करूंगा। बताइए इंपोर्ट मैनिफेस्ट कौन देगा और किस जर्नी में देगा? लिखना सबको है, मैं देख रहा हूं यहां पे, लेकिन मैं साथ रुक नहीं रहा हूं, मैं जब वेट नहीं कर रहा हूं जवाब के लिए, मैं बोलता जा रहा हूं, ठीक है। सर जी यहां पे देखिए जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट है वो किसको देनी होती थी? ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? कि भारत के बाहर से कोई आ रहा है तो कौन है, क्या है, कहां से आ रहा है, वो सारी जानकारी चाहिए थी। तो सर ये देगा, चेतक वाला बंदा देगा, और इसको यहां पर आकर ये बता देगा कि वो क्या क्या यहां पर ला रहा है। इज इट ओके? अच्छा, जब इसको इंफॉर्मेशन देगा तो जो इंपोर्ट, अच्छा ये हो गया। अच्छा, बिल ऑफ लेडिंग कौन देगा? सर बिल ऑफ लेडिंग 100 यूनिट का ये बना कर देगा, और उसी बिल ऑफ लेडिंग के आधार पर यहां पर जो गुड्स है उसकी ना सर अनलोडिंग करवा दी जाएगी। अच्छा सर क्या इंपोर्ट मैनिफेस्ट दूसरी जर्नी में भी देनी होगी? बताइए, क्या इंपोर्ट मैनिफेस्ट दूसरी जर्नी में भी होनी चाहिए कि नहीं? सर दूसरी जर्नी में आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि इस बार गुड्स बाहर से, इंडिया के बाहर से इंडिया में नहीं आ रहा। सेकंड जर्नी में तो इंडिया टू इंडिया ही मूवमेंट हो रहा है ना? तो सिर्फ पहली वाली जर्नी में आवश्यकता पड़ेगी इंपोर्ट मैनिफेस्ट की, दूसरी जर्नी में इंपोर्ट मैनिफेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिखा है, ये देखिए, यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, हां गुंडिया में आ चुका है, वेरी गुड हर्ष अग्रवाल। अब यहां पर मुंबई कस्टम पोर्ट को सूचना क्या देगा? जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट होती है उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई होती हैं, जैसे कि एक कैटेगरी होती है लैंडिंग कार्गो। लैंडिंग कार्गो का मतलब होता है जो आपका यहां पर फाइनली अनलोड हो जाता है। अब मुझे बताइए, जो गुड्स ट्रांसशिपमेंट के लिए यहां पर 100 यूनिट अनलोड हुई थी, क्या ये फाइनली अनलोड हो गई थी? ना, ये टेम्परेरी अनलोड करी गई थी, टेम्परेरी थी, जस्ट टू रीलोड इन अनदर वेसल, दैट्स इट। तो यहां कस्टोडियन को थोड़ा सूचना अलग से दी जाएगी कि भैया ये तेरा लैंडिंग कार्गो नहीं है, बल्कि ये गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट है, ये यूनिट अनलोड तो होंगी लेकिन टेम्परेरी। तो आपको कस्टोडियन बाबू वहां पोर्ट पर बस इतना 2, 4, 6 घंटे की व्यवस्था बना के चलनी, उतने समय के लिए हमें स्पेस चाहिएगा, बाकी हमें स्पेस की कोई आवश्यकता नहीं है। इज इट ओके? यस सर, और कोई दिक्कत नहीं सर। यहां तक एक आता है वर्ड गुड्स इन ट्रांजिट, अभी समझाऊंगा क्या है, लेकिन वो भी यहां पर नहीं था। तो इस प्रकार की इंपोर्ट मैनिफेस्ट दे दी जाती है। दूसरा,
बिल ऑफ लेडिंग जाएगा। हाँ सर, बिल ऑफ लेडिंग, पहले समझो कि डॉक्यूमेंट क्या है जो पूछा जा रहा है, उसका यूज क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। सर जो बिल ऑफ लेडिंग होता है ना, उसका सर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उसके आधार पर डिलीवरी मिलती है। तो ये डिलीवरी यहां ली गई है, तो एक तो ये होगा, बिल ऑफ लेडिंग बना कर देगा, जो चेतक वाला पर्सन इंचार्ज है पीआईसी वो बना कर देगा। अच्छा, अब क्या इस वाले बिल ऑफ लेडिंग जो चेतक के पर्सन इंचार्ज ने बनाया था, क्या उसका इस्तेमाल यहां हो सकता है डिलीवरी लेने के लिए? बताइए। नहीं सर, भाई इस